हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। प्रबंधन की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड के साथ शेयर करें। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संगठन का आशय। संगठन का अभिप्राय सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति से संबंधित होता है। संगठन दरअसल व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जो अपने समान उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपनी संस्था के संस्थानों और मानव प्रयास में इस प्रकार संबंध स्थापित करते हैं ताकि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके। तो संगठन क्या होता है? संगठन का अभिप्राय होता है सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित होता है। और संगठन क्या होता है? ऐसे व्यक्तियों का एक समूह होता है जिनका क्या होता है, उद्देश्य समान होता है और यह संस्थान होती है उनके संसाधनों और मानवीय प्रयासों से इस प्रकार से संबंधित करता है ताकि न्यूनतम लागत से अधिकतम क्या किया जा सके, उत्पादन प्राप्त किया जा सके। दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक व्यक्ति जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों से एक स्थान पर एकत्रित हों, उन्हें क्या कहा जाता है? संगठन कहा जाता है। इनका क्या होता है? पूर्व निर्धारित एक उद्देश्य होता है और एक ही स्थान पर मिलकर काम करते हैं बहुत सारे लोगों से, क्या कहा जाता है? संगठन कहा जाता है। संगठन की परिभाषाएं। लुईस एलन के अनुसार संगठन वह प्रक्रिया होती है जो कार्य को समझने तथा वर्गीकरण करने, अधिकारों के अंतरण को परिभाषित करने, मनुष्यों में अत्यधिक कार्य कुशलता के साथ लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए संबंध में स्थापित होता है। तो वो क्या होता है? संगठन होता है। किसने कहा था? लुईस एलन ने कहा था कि संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कार्य को समझने, मतलब जो कार्य है उसको समझना, उसको वर्गीकरण करना, अधिकारों का अंतरण करना, उसको परिभाषित करना, मनुष्यों में अत्यधिक कार्य कुशलता के साथ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने का जो संबंध होता है उसे क्या कहा जाता है? संगठन कहा जाता है। अब आते हैं थियो हेमैन के मतानुसार संगठन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा उपक्रम के कार्यों को परिभाषित किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें विभिन्न व्यक्तियों को सौंपकर उनके अधिकार और संबंधों को निश्चित किया जाता है। तो वो क्या होता है? संगठन होता है। मतलब एक हीमैन बना दिया, उनको क्या कर दिया? अधिकार दे दिए, उनके संबंधों को निश्चित कर दिया, उनके कार्यों को परिभाषित कर दिया और वर्गीकृत कर दिया। तो ये क्या होता है? संगठन होता है। किसके द्वारा दिया गया था? थियो हीमैन के द्वारा दिया गया था। अब आते हैं विलियम आर स्पीगल के अनुसार व्यापक दृष्टि से संगठन उस कला को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी उद्योग में मानव, मशीन और माल को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक सिद्धांत प्रयुक्त होते हैं। तो ये क्या है? एक कला है। संगठन क्या है? यह कला है जिसमें अन्य, मतलब एक उद्योग में मानव, मशीन और माल को नियंत्रित करने के लिए और आवश्यक सिद्धांत प्रयुक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो वो क्या होता है? संगठन होता है। किसने कहा था? विलियम आर स्पीगल ने कहा था। अब आते हैं हीनैन के अनुसार किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विशिष्ट अंगों को मैत्रीपूर्ण संयोजन ही क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। किसने कहा था? ये हेनने ने कहा था। इन्होंने कहा था कि सामान्य उद्देश्य और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मतानुपूर्ण संयोजन ही क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। अब आते हैं उर्विक। इनके अनुसार किसी कार्य को पूरा करने के लिए किन किन क्रियाओं को किया जाए इसका निर्धारण करना क्या कहलाता है? क्रियाओं को व्यक्तियों में बांटना कहलाता है संगठन। उर्विक ने कहा था, अरे यार क्यों बकवास कर रहे हो उर्विक, उड़ा दो सबको दे दो। तो इन्हें क्या कहा था उर्विक ने? कार्य को पूरा करने के लिए किन किन क्रियाओं को किया जाना है इसका निर्धारण करना और उन क्रियाओं को लोगों में बांट देना क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। तो चलिए हम देखते हैं संगठन की परिभाषाएं कैसी दी गई हैं। तो पहला तो आता है सामान्य उद्देश्यों में इसकी प्राप्ति करना। संगठन का मेन उद्देश्य था, इसमें व्यक्तियों का एक समूह होता है जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए संगठन के संसाधन और जो मानवीय प्रयास होते हैं उनके साथ संबंध स्थापित करते हैं ताकि न्यूनतम लागत से अधिकतम उत्पादन किया जाए। तो ये नॉर्मल शब्दों में हो गया। दूसरे शब्दों में हम क्या कर सकते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्ति जो कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों से एक स्थान पर एकत्रित होकर अपने, उसे क्या कहा जाता है? संगठन कहा जाता है। मतलब एक उनका उद्देश्य क्या है? निर्धारित उद्देश्य है और एक साथ मिलकर काम करना क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक आए, उन्हें अपने अपने मत दिए, जैसे कि लुईस एलन आए। इनने कहा कि कार्य को समझना, वर्गीकृत करना, अधिकारों के अंतरण को परिभाषित करना और मनुष्यों में अत्यधिक कार्य कुशलता के साथ लक्ष्यों की प्राप्ति करना क्या कहलाता है? मतलब संगठन कहलाता है। फिर आए थियो हेमैन। इनने कहा कि नहीं,
इसमें क्या होता है, कोई उपक्रम होता है जो कार्यों को परिभाषित करता है और वर्गीकृत करता है और विभिन्न व्यक्तियों को सौंप देता है और अधिकारों और संबंध को निश्चित कर देता है, वो क्या होता है, संगठन होता है। फिर आते हैं स्पीगल, इन्होंने बोला भैया हम ईगल हैं, इसमें व्यापक दृष्टि है। एक संगठन क्या है, एक कला है जिसके द्वारा किसी उद्योग में मानव, मशीन और माल को नियंत्रित किया जाता है और आवश्यक सिद्धांत प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या है, संगठन है। फिर आते हैं हेन्ने, उन्होंने कहा था कि सामान्य उद्देश्य और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट लोगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। फिर उर्वे का है, उन्होंने बोला कि नहीं, किसी कार्य को पूरा करने के लिए किन किन क्रियाओं को किया जाना है इसका पहले से निर्धारण कर लो, उन क्रियाओं को लोगों में बांट दो, क्या कहलाता है, यह संगठन कहलाता है। अब आते हैं संगठन प्रक्रिया के चरण क्या क्या होते हैं। वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संगठन प्रक्रिया में कुछ कदम की श्रृंखला को ध्यान में रखना आवश्यक होता है तथा इन के अनुसार संगठन प्रक्रिया के निम्न चरण होते हैं। पहला क्या था, देखो कितने चरण होते हैं संगठन के, मुख्यतः 4 चरण होते हैं। पहले कार्य की पहचान करना और उनका विभाजन करना, फिर क्या होता है, एक विभाग को देना तो विभागीकरण करना, फिर उनके कर्तव्यों का निर्धारण करना और फिर उनके द्वारा क्या लेना, रिपोर्टिंग लेना। तो कितने प्रकार होते हैं संगठन के, 4 होते हैं। पहला कार्य की पहचान करना और विभाजन करना, फिर उसके लिए विभाग बनाना, उनके कर्तव्यों का निर्धारण करना और उनसे रिपोर्ट प्राप्त करना। कार्य की पहचान एवं विभाजन संगठन प्रक्रिया का सर्वप्रथम चरण होता है जो कि पूर्व निर्धारित योजनाओं की पहचान करता है और कार्यों का विभाजन करता है। मतलब जो उद्देश्य है, नियोजन है और निर्धारित योजना है, उनको क्या करता है, पहचानता है और उस कार्य को विभाजित कर देता है। तो क्या हो गया, कार्य की पहचान और विभाजन पहला चरण है। दूसरा चरण होता है विभागीकरण होता है। इसमें क्या होता है, जब कार्य को छोटी छोटी प्रबंधकीय क्रियाओं में बांट दिया जाता है तो उसमें से जो क्रियाएं सामान्य प्रकृति की हैं उनका साथ साथ समूहन किया जाता है। इस प्रकार का निर्धारण विशिष्टीकरण को सरल और स्पष्ट बनाता है। यह क्या करता है, किसी भी कार्य को विशिष्ट बना देता है, सरल और स्पष्ट बना देता है। यह समूहबद्ध होता है क्योंकि यह क्या है, क्रिया है, यह विभागीकरण क्रिया कहलाती है। क्या होती है, समूहिक क्रिया होती है, समूहबद्ध क्रिया है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, विभागीकरण कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो कार्य पहले से हमने निर्धारण कर लिया, छांट लिया, उसको क्या क्या क्रिया है वो हमने पता कर ली, लेकिन अब करेगा कौन, तो छोटे छोटे से क्रियाओं में बांट दिया कार्य को और अलग अलग क्रियाएं बना ली और जो समान प्रकृति की क्रियाएं हैं उनको साथ साथ समूहन कर दिया। मतलब तुम्हारा भी समान कार्य, तुम्हारा भी समान कार्य, तुम दोनों एक साथ करो। तो इस प्रकार का जो निर्धारण होता है वह विशिष्टीकरण को सरल और स्पष्ट बना देता है। भैया जो विशिष्ट है उनको सरल कर दिया और स्पष्ट कर दिया, तो ये समूहबद्ध क्रिया क्या कहलाती है, विभागीकरण कहलाती है। नेक्स्ट आता है हमारा कर्तव्यों का निर्धारण करना। जब एक बार विभाग का निर्माण हो जाता है, मतलब पहले हमने क्या किया, कार्य लिए, उनका विभाजन किया और मतलब उनको देखा क्या है, उसकी क्रियाएं देखी, फिर दूसरे कार्य को जो समान समान क्रियाएं थी वो एक विभाग को दे दिए, विभागीकरण कर दिया। जब विभागों का निर्माण हो जाता है तो प्रत्येक कार्य एक व्यक्ति के सपुर्द कर दिया जाता है कि एक पर्टिकुलर काम कौन करेगा, एक व्यक्ति करेगा। इसके उपरांत विभिन्न कार्यों को प्रत्येक विभाग के सदस्य में उनकी निपुणता और सक्षमता के आधार पर बांट दिया जाता है। तो क्या कहा जाता है, कर्तव्य को निर्धारण कर दिया। ये तो हमने पता कर लिया कि भैया ये कार्य अच्छे से कर सकते हैं, ये कार्य अच्छे से ये कर सकते हैं, साथ में कर सकते हैं, विभागीकरण हो गया। लेकिन उस कार्य को अलग अलग व्यक्तियों को दे देना कि भैया तुम्हारी जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है तुम्हारा, तुम ये करना है, तुम इसमें निपुण हो, तो उन सदस्यों को देना, निपुणता और सक्षमता के आधार पर बांटना क्या कहलाता है, कर्तव्यों का निर्धारण करना कहलाता है। फिर आता है लास्ट, जिसमें होती है रिपोर्टिंग। यह ज्ञात होना जरूरी है कि कर्मचारी किससे उद्देश्य प्राप्त करते हैं और किससे प्रति जवाबदेह हैं। इस तरह का जो स्पष्ट संबंध होता है स्थापन और कर्मचारियों को सौंपनिक ढांचा तैयार करने में सहायता करता है और विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने में भी सहायक होता है। तो रिपोर्टिंग क्या होती है, यह ज्ञात करना होता है कि कर्मचारी किससे उद्देश्य प्राप्त करते हैं, मतलब उद्देश्य उनको पता है कि कार्य किस में कुशल है, क्या काम करना है, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है, आदेश क्या है, तो किसी एक व्यक्ति से आदेश प्राप्त करना। यह किसके प्रति जवाबदेह है, मतलब ये किसको अपनी रिपोर्ट देंगे, किसको जवाबदेह हैं, किसके प्रति, यह स्पष्ट करना और स्पष्ट संबंधों का स्थापन करना और कर्मचारियों को सौंपनिक ढांचा तैयार करना, मतलब उनका जो पद का क्रम है ना, पद सौंपन, उसका ढांचा तैयार करना किसके अंतर्गत आता है, रिपोर्टिंग के अंतर्गत आता है। अब आता है हमारे क्यूट्स ओडोनेल ने सिद्धांत प्रक्रिया में निम्न चरण दी हैं। तो सिद्धांत की प्रक्रिया में अभी अपन ने कितने चरण पढ़े हैं, 4 चरण पढ़े हैं, लेकिन
कूट्स और डोनेल इनने संगठन की कुछ और भी चरण दिए हैं। इनमें क्या था, उपक्रम के उद्देश्यों को निर्धारण करना, कि पहले उद्देश्यों का निर्धारण करो, मोर्चाबंदी करो, नीतियां बनाओ और योजनाओं का निर्माण करो। मोर्चाबंदी करो, नीतियां बनाओ और योजनाओं का निर्माण करो। उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्रियाओं का निर्धारण करो। भैया योजनाएं बना ली, नीतियां बना ली, लेकिन उनको क्रियाएं भी करनी है तो क्रियाओं का निर्धारण करो। क्रियाओं को अंकित करो कि भैया कौन करेगा और उनका वर्गीकरण करो। पहले अंकित करोगे कौन कौन सी क्रियाएं हैं, अब वर्गीकरण की कौन क्रिया करेगा, तो ये क्या हो गया, वर्गीकरण हो गया। फिर उनका क्या करना है, सामूहिकरण करना, मतलब जो समान है उनका एक समूह बना दो तो क्रियाओं का सामूहिकरण करना। फिर प्रत्येक समूह को उनके अध्यक्ष के माध्यम से क्रियाओं के निष्पादन के लिए जरूरी अधिकार देना, कि हमने एक समूह तो बना दिया लेकिन उसका समूह का लीडर कौन हो गया, तो उस अध्यक्ष का एक अध्यक्ष बनाओ, उसके माध्यम से क्रियाओं का निष्पादन करना जरूरी अधिकार देना है, तो वो अपनी क्रियाओं को कंप्लीट कराएगा और ये उसका अधिकार है कि जितने भी अधिकार तुम्हें चाहिए ले लो। समय समय पर इन समूहों के कार्यों की जांच करते रहना और यह सुनिश्चित करना कि कार्य निर्धारित योजना के अनुसार हो जाए अथवा नहीं, तो ये क्या करना, मतलब कंट्रोलिंग करना, कि जांच करते रहना कि इस काम हो रहा है, कर रहे हैं, हमारे निर्धारित समय तक हो जाएगा नहीं होगा, तो इस सब का निर्धारण इसके अंतर्गत आता है। तो ये किसने दिया था, ओ डोनेल के द्वारा दिया गया था। कूट्स ओ डोनेल के द्वारा संगठन के कितने चरण दिए गए थे, कुछ चरण दिए गए थे। पहला क्या था, उद्देश्य का निर्धारण करना, उसकी मोर्चाबंदी, नीति और योजनाओं का निर्माण करना, फिर उद्देश्य की प्राप्ति हेतु क्रियाओं का निर्धारण करना, फिर क्रियाओं को अंकित करना और उनका वर्गीकरण करना, फिर क्रियाओं का समूहीकरण करना और उस समूह का एक अध्यक्ष बनाना, अध्यक्ष के माध्यम से क्रियाओं के निष्पादन में जरूरी अधिकार देना, फिर समूहों के कार्यों की जांच करना, यह सुनिश्चित करना कि कार्य निर्धारित योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं और समय तक हो जाएगा या नहीं। अब आते हैं हमारे संगठन के उद्देश्य क्या क्या है। ये तो हमारी संगठन की प्रक्रियाएं होंगी कि कौन कौन सी प्रक्रिया है, क्या क्या करता है और क्या है ये। अब आता है इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया है। तो किसी भी संगठन के निर्माण के निम्न उद्देश्य होते हैं। पहला होता है कार्य दक्षता में वृद्धि करना, मतलब क्या करता है, यह हमारी जो वर्किंग एफिशिएंसी होती है इसको क्या करता है, बढ़ा देता है, कार्य दक्षता को वृद्धि करता है। न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने की कैपेसिटी रखता है, कि हमारे बहुत कम संसाधन है, कम लागत है, उससे हमें क्या करना है, अधिक उत्पादन करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन इसमें जरूरी भूमिका निभाता है। समय की बचत करता है, बहुत सारी ग्रुपिंग बना दी, सबको छोटे छोटे काम दे दिया, वो अपना अपना काम करेंगे, जल्दी काम हो जाएगा, तो टाइम को बचाता है। समन्वय करता है, कोऑर्डिनेशन होते हैं इनके अंदर, और कार्यों का वर्गीकरण हो जाता है कि जो व्यक्ति जिसमें स्पेशल है तो वो काम कर देता है, जिसमें कुशल है ना। इसके उद्देश्य पढ़ लेते हैं हम क्या क्या है। तो कार्य दक्षता में वृद्धि करता है, सुव्यवस्थित संगठन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कुशलता प्राप्त व्यक्तियों से उनकी योग्यता के अनुसार कार्य कराने में संगठन की कार्य दक्षता में वृद्धि होती है। इसमें क्या होता है, अलग अलग व्यक्ति होते हैं, उनकी योग्यता के अनुसार कार्य कराने से संगठन की कार्य दक्षता में क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर आता है न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन। किसी कार्य को संगठन के माध्यम से कराने के दौरान कार्य दक्षता में वृद्धि के साथ उस कार्य की लागत और श्रम और समय में भी बचत होती है, मतलब उसकी लागत कम हो जाएगी, श्रम हो जाएगा और समय भी बच जाएगा, जिससे संगठन को क्या होंगे, अधिक लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट आता है हमारी समय की बचत। संगठन के कार्यों के युक्तिपूर्ण बंटवारे से कार्यों की गुणवत्ता में वृद्धि होने के साथ ही समय की बचत भी होती है। इसमें क्या होता है, कार्यों के युक्तिपूर्ण बंटवारा, मतलब हमने अच्छे से बंटवारा कर दिया तो उसमें क्या हो जाएगी, गुणवत्ता में वृद्धि होगी और जो हमारा समय है वो भी बच जाएगा, जिससे संगठन उसके मूल उद्देश्यों की पूर्ति निर्धारित समय पर कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा समन्वय। किसी भी संस्था के अंदर संगठन के माध्यम से कर्मचारियों के मध्य समन्वय स्थापित कर उनमें दक्षतापूर्ण कार्य लिया जाता है, जिससे संगठन में भाईचारा और समन्वय की भावना बनी रहती है। फिर आता है कार्यों का वर्गीकरण। संगठन के अंतर्गत विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को उस क्षेत्र से संबंधित कार्य प्रदान किए जाते हैं, जिससे वे अपनी कुशलता का प्रयोग करते हुए संगठन के कार्यों में गुणवत्ता के साथ संपन्न कर सकते हैं। वो क्या होता है, कार्यों का वर्गीकरण होता है। अब आता है हमारे संगठन की विशेषता और लक्षण क्या होते हैं। तो हमारे संगठन की विशेषता क्या है, किसी भी संगठन के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में एक कुशल संगठन की महती भूमिका होती है। मतलब हमारे कोई भी अच्छा संगठन है, अच्छे उद्देश्यों को प्राप्त करना है, जल्दी लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, संगठन निभाता है। इसकी विशेषता को निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला क्या करता है, यह हम कैसे समझ सकते हैं कि इसका मेन उद्देश्य क्या है या इसका महत्व।
है ना। विशेषता क्या है, ये क्या है, तो इसकी विशेषता क्या है, सर्वव्यापकता है, मतलब हर कहीं व्याप्त है। सर्वव्याप्त है तो सर्वव्यापकता है। निर्धारित उद्देश्य है, मतलब जो उद्देश्य है पहले से डिफाइन है, उद्देश्य निर्धारित है। लक्ष्य प्राप्ति करता है। एकीकृत प्रणाली है। शीर्ष प्रबंधन का नेतृत्व होता है इसमें, और गतिशील प्रक्रिया है। तो कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं इसकी, पहली होती है सर्वव्यापकता। संगठन सर्वव्यापी होते हैं और व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक मानवीय क्रियाकलापों के संपादन हेतु स्थापित किए जाते हैं। क्या करता है यह, व्यावसायिक होता है, गैर व्यावसायिक मानवीय क्रियाकलापों में संपादन हेतु स्थापित किए जाते हैं। फिर आता है निर्धारित लक्ष्य उद्देश्य होते हैं इसके। संगठन के निर्माण में का मूल आशय निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करना होता है। जो उद्देश्य हैं उनके निर्धारित, उनकी प्राप्ति करना ही संगठन का मेन उद्देश्य होता है। फिर आता है लक्ष्य प्राप्ति। संगठन के निर्माण के समय एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है तथा इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए संगठन की रूपरेखा तैयार की जाती है। मतलब जैसा हमें लक्ष्य है, जितना बड़ा है उतना उसका शेड्यूल बनाया जाएगा, तो उसकी रूपरेखा कैसे तैयार की जाती है, लक्ष्य के आधार पर की जाती है। एकीकृत प्रणाली होती है। किसी भी संगठन के लिए एकीकृत प्रणाली आवश्यक होती है, क्योंकि संगठन से लक्ष्य की प्राप्ति सामूहिक प्रयासों से की जाती है। तो हमारे जो संगठन है उसमें लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे की जाती है, एक इंडिविजुअल नहीं की जाती बल्कि सामूहिक प्रयास से की जाती है। तो ये क्या है, एक एकीकृत प्रणाली है। अब आता है शीर्ष प्रबंधन का नेतृत्व। संगठन के अंतर्गत शीर्ष प्रबंधन द्वारा अपने अधीनस्थों का नेतृत्व किया जाता है और उन्हें लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए जाते हैं। जैसे पूरा नेतृत्व किनके पास होता है, शीर्ष प्रबंधन के अंतर्गत होता है, वह लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जरूरी दिशा निर्देश देते हैं। फिर आता है गतिशील प्रक्रिया। एक प्रकार की कभी ना रुकने वाली सतत प्रक्रिया है। संगठन क्या है, यह कभी ना रुकने वाली एक सतत प्रक्रिया है जो कि एक लक्ष्य प्राप्ति के बाद दूसरे लक्ष्य प्राप्ति हेतु पुनः संयोजित की जाती है। मतलब एक लक्ष्य प्राप्त कर लिया, फिर वह दूसरे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। तो ये क्या है, एक गतिशील प्रक्रिया है। अब आते हैं हमारे संगठन के महत्व। संगठन का महत्व, संगठन के कार्य का कुशल निष्पादन उद्यम के परिवर्तन को निरंतर व्यावसायिक वातावरण के अनुकूल बनाने का मार्ग क्या प्रशस्त करता है। तो जो संगठन होता है यह किसी कार्य कुशल है तो क्या करेगा, यह उद्यम के परिवर्तन को निरंतर व्यावसायिक वातावरण के अनुरूप बनाने का मार्ग क्या करता है, प्रशस्त करता है। संगठन में किसी कार्य का महत्व वास्तविक रूप से तभी बनता है जब यह उद्यम को गतिशील रखने और उसके विकास में सहायता प्रदान करता है। किसी भी व्यावसायिक संगठन में संगठन की अहम भूमिका होती है जो कि निम्नलिखित है। जब उस उद्यम को गतिशील बनाने और उसके विकास में सहायता प्रदान करता है। किसी भी व्यावसायिक संगठन में भूमिका निभाता है अहम कौन, संगठन। अब आता है इसकी विशेषता में, पहला आता है विशिष्टीकरण का लाभ। इसमें क्या होता है भैया, ये स्पेशल होता है तो उसका लाभ भी होता है इसके लिए। दूसरा, कार्य करने में संबंधों का स्पष्टीकरण करता है, कार्य करने में संबंधों का स्पष्टीकरण करता है। संबंधों का अनुकूलतम प्रयोग करता है। जो संगठन है उसके संसाधन है उनका अनुकूलतम क्या करता है, प्रयोग करता है। फिर परिवर्तनों का अनुकूलतम प्रयोग करता है कि जितने परिवर्तन आ रहे हैं उनके अनुरूप ही यह उपयोग करता जाएगा और बनता जाता है। प्रभावी प्रशासन होता है इसका, कार्मियों को विकास करता है, जो कार्मिक होते हैं उनका विकास करता है और विकास एवं विस्तार करता है। तो देख लेते हैं इनकी विशेषता में, पहला आता है विशिष्टीकरण के लाभ। यह क्या करता है, संगठन कार्य बल में विभिन्न क्रियाओं की नियमानुसार आवंटन में मार्गदर्शकों का कार्य करता है। कर्मचारियों द्वारा एक ही कार्य को निरंतर करते रहने में उन्हें अनुभव प्राप्त होता है और वे दक्षता की ओर अग्रसर होते हैं। क्या करते हैं, कर्मचारियों द्वारा एक ही कार्य को निरंतर करते रहते हैं और अनुभव प्राप्त करते हैं और वे दक्षता की ओर अग्रसर होते हैं। फिर आते हैं कार्य करने के संबंध का स्पष्टीकरण। जो कार्य होते हैं उनके संबंधों का स्पष्टीकरण, कार्य करने के संबंध में स्पष्टीकरण संप्रेषण को स्पष्ट करता है तथा किसमें किसको रिपोर्ट करनी है और एक एक करके बतलाता है। सूचना और अनुदेशों के स्थानांतरण में भ्रमों को दूर करता है। तो ये क्या करता है, कार्य करने में जो स्पष्टीकरण स्थापित करता है। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वह स्पष्टीकरण करता है कि तुम्हें क्या काम करना है, किससे तुम्हें आदेश प्राप्त करना है, किससे नहीं करना है, क्या तुम्हारी सूचना है, क्या अनुदेश वगैरह है, उनका स्थानांतरण में जो भ्रम होते हैं उनको भी दूर कर देता है, स्पष्ट कर देता है। संगठन का अनुकूलतम प्रयोग, संगठन के माध्यम से सभी द्रव्यता या द्रव्यमात्मक एवं भौतिक एवं वित्तीय एवं मानव संसाधनों का यथोचित उपयोग संभव होता है। तो ये सब का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं।
परिवर्तनों का अनुकूलतम प्रयोग करता है। संगठन व्यावसायिक इकाइयों को व्यवस्थित परिवर्तन में समायोजित करने की अनुमति प्रदान करता है। यह संगठन परिवर्तनों की मौजूद भी जीवित रहने और उन्नति करते रहने के संबंध में है और आवश्यकता की पूर्ति करता है। क्या करता है, कभी भी कुछ ऐसी होती हैं, यह अनुमति प्राप्त करता है समायोजित होने के लिए, और परिवर्तन कितने भी परिवर्तन आ जाए उसके बाद भी जीवित रहने और उन्नति करने के संबंध में यह क्या करता है, हम निरंतर कार्य करता है। अब आते हैं प्रभावी प्रशासन। कार्य एवं कारण में स्पष्ट संबंध स्थापित होने से कार्य का निष्पादन ठीक तरह से होता है। इससे संगठन का प्रबंधन भी सुगम होता है और प्रशासन क्या होता है, प्रभावी रूप से कार्य करता है। इसमें क्या होता है, कार्य और कारण स्पष्ट होते हैं, निष्पादन ठीक तरह से होता है, संगठन का प्रबंध भी सुगम हो जाता है और प्रशासन प्रभावपूर्ण रूप से किया जाता है। अब आते हैं कार्मिकों का विकास। प्रबंधकों द्वारा अपने अधीनस्थों को दैनिक कार्य के अधिकार अंतरण करने से कार्य करने के नए तरीकों को विकसित करने का इन्हें उद्देश्य या ज्ञान प्राप्त होता है। तो जो हमारे कार्मिक विकास मतलब क्या होता है, जो प्रबंधक होता है वह अपने अधीनस्थों को जो दैनिक कार्य होते हैं उनके अधिकारों का अंतरण कर देते हैं। कार्य करने के लिए नई तरीकों को विकसित करने के लिए भी उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। अब आता है विकास एवं विस्तार। संगठन उद्यमों में कार्य स्थिति के अनुसार भागों में वृद्धि करता है। जो इस उद्यम के कार्य हैं उसकी स्थिति है उसके अनुसार क्या करता है, भागों में वृद्धि करता है। उत्पादन क्रियाओं में विभिन्नता लाता है। चालू कार्य क्षेत्रों में नए भौगोलिक भूभागों को जोड़ता है। इससे ग्राहक बिक्री और लाभ में वृद्धि होती है। क्या करता है, हमेशा निरंतर विकास करता है, विस्तार करता है, जिससे क्या होती है, उसका लाभ बढ़ता है, ग्राहक बढ़ते हैं और उनको वृद्धि बिक्री ज़्यादा होती है। अब आते हैं संगठन की रचना एवं ढांचा। संगठन द्वारा उपयोग में लाए गए ढांचे उनकी प्रकृति क्रिया के अनुरूप अलग अलग होते हैं। संगठनीय ढांचा को दो श्रेणियों में व्यक्त किया जाता है, जो कि होते हैं, एक कार्मिक संगठन ढांचा होता है और एक होता है प्रभागीय संगठन ढांचा। तो कौन कौन सा होता है, एक कार्यात्मक संगठन ढांचा होता है जो कि कार्य करता है, और एक होता है प्रभागीय संगठन ढांचा। तो कार्यात्मक ढांचा क्या होता है, कार्यात्मक ढांचे की संरचना समस्त कार्यों को बड़े बड़े कार्यात्मक विभागों में वर्गीकृत करने के लिए की जाती है। अर्थात समान प्रकृति के सभी कार्यों को संगठन के एक भाग में रख उन्हें एक समन्वयकर्ता तथा अध्यक्ष के अधीन कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें समान प्रकृति के सभी कार्यों को संगठन के एक विभाग में रखकर उन्हें एक समन्वयकर्ता या अध्यक्ष के अधीन कर दिया जाता है। उदाहरण के रूप में यदि एक निर्माण कार्य प्रतिष्ठान में मुख्य कार्यों का विभाजन उत्पादन, क्रय, विपणन, लेखा और कार्मिकों के आधार पर किया जाता है या होता है। इसके गुण क्या क्या होते हैं कार्यात्मकता के, तो कार्यात्मक ढांचे में अनेक गुण होते हैं। यह महत्वपूर्ण गुण इस प्रकार है। तो कार्यात्मक ढांचा प्रायः व्यावसायिक विशिष्टीकरण की ओर प्रेरित करता है। ये क्या करता है, व्यावसायिक विशिष्टीकरण की ओर प्रेरित करता है। विभाग के तहत सामंजस्य एवं नियंत्रण के तत्व उन्नतशील होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो विभाग के तहत जो सामंजस्य और जो नियंत्रण होते हैं उनके तत्व उन्नतशील होते हैं। यह प्रबंधकीय एवं संचालन संबंधी कौशल में बढ़ोतरी करता है और करने में सहयोग होता है और इनका परिणाम अधिक लाभदायक होता है। यह पुनरावृत्ति को कम करते हैं, जिसके कारण बचत अधिक और लागत कम हो जाती है। यह कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्य को आसान बनाते हैं और इनमें सभी कार्यों पर पूर्णतः ध्यान दिया जाता है। तो देखते हैं हम कार्यात्मक ढांचा क्या होता है। यह समस्त कार्यों को बड़े बड़े कार्यात्मक विभागों में वर्गीकृत करता है, अर्थात समान प्रकृति के जितने भी कार्य हैं वह एक संगठन के भाग में रखकर उनमें समन्वयकर्ता या अध्यक्ष के अधीन कर दिया जाता है। जैसे कि कोई निर्माणकारी काम है तो वो पूरे कार्य उसी को दे दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसका संचालन क्या होता है, मानव संसाधन होते हैं, प्रबंधन का संचालक, विपणन खोज एवं विकास करता है और क्रय करता है। क्या करता है, मानव संसाधन, विपणन, खोज, विकास और क्रय करता है। गुण क्या क्या होते हैं, जो कार्यात्मक ढांचा होता है वह प्रायः व्यावसायिक विशिष्टीकरण की ओर प्रेरित रहता है। सामंजस्य एवं नियंत्रण के तत्व उन्नतशील होते हैं। इसमें यह इसका प्रबंधकीय और संचालन संबंधी कौशल में बढ़ोतरी करने में सहायक होता है और परिणाम अधिक लाभदायक होते हैं। पुनरावृत्ति को कम करता है और कारण
इसके कारण क्या होता है, बचत कम मतलब बचत अधिक होती है और लागत कम लगती है। कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्य को आसान बनाता है और कार्यों को पूर्णतः ध्यान दिया जाता है। अब आते हैं हमारे प्रभागीय संगठन ढांचे। प्रभागीय संगठन संचालन का अभिप्राय उस संचालन से है जिसके अंतर्गत विभिन्न निर्मित उत्पादों और भूभागों के आधार पर क्रियाओं एवं व्यक्तियों का समूहीकरण किया जाता है। अर्थात प्रभागों का निर्माण उत्पादों तथा भूभागों के आधार पर किया जाता है, जो निम्न 3 मुख्य आधारों पर वर्गीकृत किए गए हैं। तो हमारे जो प्रभागीय संगठन संरचना होती है उसका अभिप्राय उनके अंतर्गत विभिन्न निर्मित उत्पाद भूभाग के आधार पर क्रियाओं और व्यक्तियों का समूहीकरण से किया जाता है। अर्थात जो प्रभाग होते हैं उनका निर्माण उत्पाद एवं भूभाग के आधार पर किया जाता है। इसके मुख्यतः कितने आधार होते हैं, 3 आधारों में इसको वर्गीकृत किया गया है। पहला होता है उत्पाद आधारित वर्गीकरण, मतलब क्या है, प्रोडक्ट वेस्ट क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या है हमारा, भौगोलिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। पहला तो उत्पाद के आधार पर हो गया, दूसरा क्या हो गया, भौगोलिक स्थिति के आधार पर। तीसरा होता है अन्य क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण। तो पहला कौन सा था हमारा, उत्पाद के आधार पर वर्गीकरण। जब संगठन के ढांचे में विभिन्न उत्पादों हेतु विभिन्न स्वशासी संगठनों की स्थापना की जाती है तब इसे उत्पाद आधारित वर्गीकरण किया जाता है। मतलब हमारे जो विभिन्न उत्पाद हैं उनका हमें निर्माण करना है, उनके लिए एक विशिष्ट स्वशासी मतलब संस्थान बनाई गई है, उसको क्या कहा जाएगा, उत्पाद आधारित वर्गीकरण। इसके अंतर्गत विक्रय, विपणन मतलब विज्ञापन इत्यादि महत्व नादि का संपूर्ण केंद्रीय बिंदु उत्पादन प्रक्रिया होती है। मतलब ये हम विक्रय नहीं करते, विज्ञापन नहीं करते, बल्कि सब क्या करते हैं, यह उत्पादन की प्रक्रिया करते हैं, उत्पादन पर ही आधारित होते हैं। संचालक मंडल कौन कौन होते हैं प्रबंध किए उसके, प्रभागीय संचालन के तो होते हैं, वित्त का होता है, कार्मिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक विभाग होता है, इलेक्ट्रॉनिक में होता है लेखांकन, कार्मिक, निर्माण और विपणन होता है। और निर्माण में विपणन, उत्पादन प्रक्रिया में वित्त होता है, विपणन होता है, कार्मिक होता है और निर्माण होते हैं। ये सब हमारे संचालन मंडल या प्रबंध संचालक होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा भौगोलिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। जब ग्राहक की संख्या, उत्पाद की मांग और बाजार की आपूर्ति स्थिति को ध्यान में रखकर प्रभाग का निर्माण किया जाता है तब उसे भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, जो ग्राहक की संख्या होती है वह उत्पाद की मांग और बाजार की स्थिति को ध्यान में रखकर प्रभाग का निर्माण किया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है, भौगोलिक आधार का वर्गीकरण कहा जाता है। जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र में रेल, परिवहन, स्वास्थ्य आदि का वर्गीकरण भौगोलिक आधार पर ही किया जाता है। अब आते हैं कुछ अन्य क्षेत्र में वर्गीकरण। इसके तहत किसी संगठन के द्वारा ग्राहकों की पसंद नापसंद, उत्पाद की प्रक्रिया, माल की गुणवत्ता, समय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं हमारे प्रभाग को। हमारे मतलब संगठन था उसको कितने भागों में बांटा गया था, 2 में बांटा गया था। एक कार्यात्मक ढांचा था और एक था प्रभागीय संगठन ढांचा। इसमें प्रभागीय में क्या हो रहा था, इसमें जो यह संरचना है वह इसके अंतर्गत विभिन्न निर्मित उत्पादों और भूभागों के आधार पर क्रियाओं और व्यक्तियों का समूहीकरण किया जाता है। अर्थात प्रभागों का निर्माण उत्पाद एवं भूभाग के आधार पर किया जाता है। तो उत्पाद के आधार पर क्या होता है, उत्पाद हेतु विभिन्न स्वशासी संगठनों की स्थापना करना उत्पादक आधारित वर्गीकरण कहलाता है। इसमें यह विक्रय और विपणन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, सिर्फ उत्पादन पर ध्यान देते हैं। इसका संचालन कैसे होता है, वित्त होता है, इलेक्ट्रॉनिक विभाग होता है, कार्मिक होता है, निर्माण होता है, उत्पादन विभाग होता है और विपणन विभाग होते हैं। भौगोलिक स्थिति मतलब जब हम ग्राहक की संख्या, उत्पाद की मांग, बाजार की स्थिति को ध्यान में रखकर किसी संगठन को बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, भौगोलिक आधार का वर्गीकरण कहा जाता है। जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के रेल, परिवहन, स्वास्थ्य, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। अब अन्य क्षेत्रों के आधार पर वर्गीकरण। इसके तहत किसी संगठन के द्वारा ग्राहकों की पसंद नापसंद, उत्पादन की प्रक्रिया, माल की गुणवत्ता, समय के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा मैट्रिक्स संगठन। मैट्रिक्स संगठन, इसके तहत संगठन की संरचना समतल रेखाओं और प्राधिकार लंबवत रेखाओं में संयोजन कर किया जाता है। जो संगठन है उसकी रचना कैसे की जाती है, समतल रेखाओं में की जाती है और प्राधिकार लंबवत रेखाओं में संयोजन पर किया जाता है। इस प्रकार मैट्रिक्स संगठन को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो इनके भाग कौन कौन से आते हैं, पहले कार्य के अनुसार इनको वर्गीकृत किया गया है कि कैसा कार्य है, इसके अनुसार उनको वर्गीकृत कर दिया। उत्पादन की प्रक्रिया के अनुसार कि किस प्रकार से प्रक्रिया उत्पादन किया जा रहा है, तो प्रक्रिया के उत्पादन
प्रक्रिया के अनुसार। फिर आता है क्षेत्र के अनुसार कि कैसा क्षेत्र है। और आता है चौथा उपभोक्ता के अनुसार, मतलब जो कस्टमर मतलब कंज्यूमर वगैरह हैं उनके आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है और समय के अनुसार इनको वर्गीकृत किया जाता है। 5 ये हो गए। और प्रक्रिया के अनुसार कि कैसी प्रक्रिया है उसके अनुसार इनको वर्गीकृत किया जाता है। 6 टाइप में हमारे जो मैट्रिक संगठन है उसको वर्गीकृत किया गया है। पहला आता है कार्य के अनुसार वर्गीकरण। यह वर्गीकरण की सबसे लोकप्रिय प्रक्रिया है जिसमें संगठन के सभी विभागों में कार्यों का वर्गीकरण किया जाता है। जितने भी विभाग हैं उनके कार्यों का वर्गीकरण किसके अंतर्गत किया जाता है, तो कार्य के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। और इसमें संगठन के सभी विभागों में कार्यों का वर्गीकरण कर वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। इसमें विभागों की संख्या प्रारंभ में कम होती है, जो विभाग होते हैं उनकी संख्या कैसी होती है, प्रारंभ में कम होते हैं, किंतु वर्गीकरण के पश्चात जो प्रभाग होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। पहले विभाग कम होते हैं लेकिन उनके हम जैसे कार्य का बंटवारा कर देते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं, तो जो प्रभाग होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब आता है संचालक। संचालक कौन होता है, इसके अध्यक्ष होते हैं या फिर जनरल मैनेजर होते हैं। इनके कार्य क्या क्या होते हैं, विभाग क्रय विभाग होता है इसके अंतर्गत, उत्पादन विभाग होता है, वित्त विभाग आता है, सेवी वर्गीय विभाग आता है, रक्षा विभाग आता है, समाज सेवा विभाग आता है, विपणन विभाग आता है। विपणन में भी 3 होते हैं, विपणन अनुसंधान विभाग होता है, क्रय विभाग होता है और विक्रय विभाग होता है। एक इसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं कार्य के अनुसार। अब आते हैं उत्पादन क्रिया के अनुसार। किसी भी संगठन का मूल कार्य सेवा और वस्तुओं का उत्पादन करना होता है तथा इस वर्गीकरण के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का वर्गीकरण उनकी उत्पत्ति या उत्पादन प्रक्रिया एवं उत्पादन के आधार पर किया जाता है। तो जैसा भी उत्पादन हो रहा है उसकी क्रिया क्या है, क्या आधार है, उसके आधार पर यह वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्षेत्रफल के या क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण। इस पद्धति के तहत किसी भी उपक्रम के विभाग की स्थापना क्षेत्र अनुसार की जाती है, अर्थात सर्वोच्च स्तर पर जनरल मैनेजर होता है, उनके अधीनस्थ अनेक कर्मचारी और अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। तो इसमें क्या होता है, क्षेत्र के अकॉर्डिंग पहला संचालक मंडल कौन होता है, जनरल मैनेजर होते हैं। उनके अंतर्गत वित्तीय विभाग आता है और सेवा वर्गीय विभाग आता है। उसमें भी कुछ टाइप होते हैं जैसे उत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र। फिर उनमें भी होता है कि उत्तर में भी विपणन होगा और उत्पादन हुआ जाएगा, पूर्व में भी उत्पादन किया जाएगा, विपणन किया जाएगा, दक्षिण में भी उत्पादन और विपणन होगा और पश्चिम में भी उत्पादन और विपणन किया जाता है। अब आते हैं उपभोक्ता के अनुसार, मतलब कंज्यूमर के आधार पर वर्गीकरण की इस विधि में उपभोक्ताओं के अनुरूप वर्गीकरण किया जाता है। जैसे उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर होते हैं उनके अनुसार इनका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे यथा मतलब अर्थ क्या हो गया, थोक उपभोक्ता, फुटकर और उपभोक्ता इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें भी कौन होता है, जनरल मैनेजर होता है। इसमें एक वित्तीय प्रबंधक होता है, उत्पादन प्रबंधक होता है और विपणन प्रबंधक होता है। इसमें भी कुछ सहायक होते हैं, जैसे सहायक प्रबंधक होगा फुटकर का, सहायक प्रबंधक होगा थोक बिक्री का, सहायक प्रबंधक होगा निर्यात करने वाला और सहायक प्रबंधक होगा किस्तों में विक्रय करने वाला। समय के अनुसार वर्गीकरण। जब किसी उपक्रम का कार्य अनेक पालियों में संचालन किया जाता है, जो हमारा कार्य है वो कैसे हो रहा है, अनेक अनेक पालियों में हो रहा है, तब इसका वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है। जैसे 6 AM से 2 PM तक की एक पारी, दूसरी पारी में 2 से 10 तक की एक पारी होती है और तीसरी पारी में 10 से सुबह 6 तक की पारी होती है। तो समय के अकॉर्डिंग इसको वर्गीकरण किया जाता है। इसमें भी क्या होते हैं, एक संचालक मंडल होता है जो कि होता है जनरल मैनेजर। इसके में 3 अंतर्गत आते हैं। तो प्रथम पारी का अलग प्रबंधक होगा, द्वितीय पारी का अलग प्रबंधक होगा और तृतीय पारी का अलग प्रबंधक होता है। प्रक्रिया के अनुसार, जहाँ पर एक उत्पाद का निर्माण विभिन्न प्रक्रियाओं से होता है, जो हमारा एक उत्पाद है वो अलग अलग प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, तब उसका वर्गीकरण उन प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाता है। तो इसका वर्गीकरण भी कैसे किया जाएगा, उन प्रक्रियाओं के आधार पर ही किया जाएगा। ये थी हमारी मैट्रिक संगठन। मैट्रिक संगठन क्या होता है, यह एक प्रकार की समतल रेखाओं या प्राधिकरण की लंबवत रेखाओं में संयोजन किया जाता है। इसके तहत इसके निम्न आधार होते हैं। पहले कार्य के अनुसार, जो कार्य है उसके अनुसार हमने इनको बांट दिया कि वित्त क्रय विभाग अलग बना दिया, उत्पादन विभाग बना दिया, वित्त विभाग बना दिया, सेवा वर्गीय विभाग बना दिया, सुरक्षा विभाग बना दिया, समाज सेवी विभाग बना दिया, विपणन विभाग बना दिया। फिर आता है उत्पादन की प्रक्रिया, उत्पादन किस प्रकार से हो रहा है उसके विभाग बना दिए। इसके विभाग कम होते हैं लेकिन जब हम उसके कार्य का विभाजन कर देते हैं तो जो उप विभाग होते हैं वो या प्रविभाग होते हैं वह बढ़ जाते हैं। फिर आता है क्षेत्र के अनुसार कि कौन सा क्षेत्र है, कि उच्च लेवल का है, निम्न लेवल का है, तो इसके अकॉर्डिंग इनका वर्गीकरण किया जाता है। उपभोक्ता के अनुसार, मतलब कैसे हम उपभोक्ता कंज्यूमर बन रहे हैं, तो फुटकर में सामान लेकर जा रहे हैं, थोक में लेके जा रहे हैं, तो
ये एक साथ लेकर जा रहे हैं तो ये इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है हमारा समय के अनुसार कि कौन सी शिफ्ट में है, सुबह की शिफ्ट है, दोपहर की शिफ्ट है, नाइट की शिफ्ट है, इसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रबंधक होते हैं। फिर प्रक्रिया के अनुसार, जब कोई उत्पादन, एक ही उत्पादन होता है, अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरता है, तो उसमें उत्पादन के आधार पर किया जाता है। अब आता है हमारा रेखीय संगठन या फिर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें संपूर्ण संगठन का मूल ढांचा रेखीय होता है, अतः यह संगठन के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों से प्रत्यक्ष संबंध रखता है। कैसे रखता है? जितने भी अधिकारी होते हैं और कर्मचारी होते हैं उनसे प्रत्यक्ष संबंध रखता है। इस यह आंतरिक संगठन का अत्यंत सहज एवं लोकप्रिय स्वरूप होता है। तो ये किसका है? आंतरिक संगठन होता है, उसका बहुत ही सरल और लोकप्रिय स्वरूप है। इसमें संगठन की रचना ऊर्ध्वाधर होती है। कैसी होती हैं? जो हमारा संगठन होता है उसकी रचनाएं कैसी होती हैं? ऊर्ध्वाधर होती हैं। यह सत्ता का स्थानांतरण ऊपर से नीचे की ओर होता है। कैसे होता है सत्ता का निर्धारण या स्थानांतरण? ऊपर से नीचे की ओर होता है, इसलिए इसे आदेशित संगठन भी कहा जाता है। जो रेखीय संगठन है उसको क्या कहा जाता है? आदेशित संगठन भी कहा जाता है। तो हम देख लेते हैं रेखीय संगठन क्या होता है। यह क्या होता है? संगठन का मूल ढांचा रेखीय होता है। अब आते हैं हमारे मैकफॉरलैंड के अनुसार, रेखीय संरचना में प्रत्यक्ष शीर्ष रेखा संबंध होता है जो कि प्रत्येक स्तर की स्थिति और कार्य से ऊपर तथा नीचे से स्तर से संबंधित होते हैं। जो हमारा उच्च लेवल क्या, शीर्ष रेखा का प्रबंधन क्या होता है? तो जो शीर्ष पर प्रबंधक होते हैं उनका संबंध मध्य से और जो निचले स्तर के से संबंधित होता है या संबंध होता है। इस तरह रेखीय संगठन के प्रत्येक प्रबंधक अपने अधीनस्थ पर सीधे अधिकार रखता है। यह अपने वरिष्ठतम अधिकारियों के प्रति भी जिम्मेदार होता है। इसमें संगठन एक पदानुक्रमित व्यवस्था का स्वरूप होता है। इसमें सर्वोच्चम अधिकारी महाप्रबंधक होता है जो अपना आदेश निर्देश विभागीय प्रबंधक को देता है और इस तरह संपूर्ण प्रक्रिया निचले पदक्रम पर यथावत जारी रहती है। जैसे कि कंपनी का अंशधारी है, वह संचालक मंडल को कुछ कमांड देगा, आदेश देगा, फिर संचालक मंडल प्रबंधक मंडल संचालक को देंगे, वो हम महाप्रबंधक को देगा, फिर आगे जाएगा हमारा जो आदेश है वो जाएगा विभागीय प्रबंधक के पास, विभाग के से जाएगा अध्यक्ष के पास, फिर आ जाएगा फोरमैन के पास, फिर जाएगा श्रमिक के पास। तो हमारे जो रेखीय संगठन था वो क्या था? ये इसमें क्या होता है? एक रेखा में आदेश दिया जाता है। दायित्व का नीचे से ऊपर की ओर क्रम रहता है कि जिस सबसे ज्यादा दायित्व सबसे ऊपर वाले का होता है। अब आता है रेखीय संगठन के प्रकार क्या क्या होते हैं। रेखीय संगठन को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली आती है शुद्ध रेखा संगठन, पहले कौन सी आती है? प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरी आती है विभागीय रेखा संगठन। कौन सा? विभागीय रेखा संगठन। पहले हम पढ़ लेते हैं शुद्ध रेखा संगठन। इस तरह के संगठन में हर तरह पर सभी व्यक्ति एक ही प्रकार के कार्य करते हैं। इसमें जो हर स्तर के व्यक्ति होते हैं वह सभी व्यक्ति एक ही प्रकार के कार्य करते हैं। उनका समूह केवल पर्यवेक्षक या नियंत्रण की सुविधा के लिए होता है। तो इसका कार्य क्या होता है? इसका जो मुख्य समूह होता है वह क्या करता है? केवल पर्यवेक्षण करता है और नियंत्रण की सुविधा के लिए बनाया जाता है। जैसे कि इसमें सबसे निचले स्तर के सभी श्रमिक एक समान गतिविधि करते हैं किंतु उनका नियंत्रण पर्यवेक्षण विभिन्न विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। तो ये क्या होता है? हमारा शुद्ध रेखा संगठन। अब आते हैं हमारा विभागीय रेखा संगठन। एक विभागीय रेखा संगठन में उच्च स्तर पर एक मुख्य अधिकारी पदस्थ होता है एवं उसके अधीन एक विभागीय अधिकारी होता है जो अनेक विभागों पर नियंत्रण करता है। इस तरह प्रत्येक विभाग का अधिकारी अपने विभाग से संबंधित अधिकारों का उपयोग कर अपने अधीनस्थों से वांछित कार्य करवाता है। तो ये हो गया विभागीय रेखा संगठन। तो हमारा रेखा संगठन फिर से पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है? यह मूलभूत ढांचा है। यह क्या करता है? समस्त कर्मचारी और जो अधीनस्थ होते हैं, अधिकारी होते हैं, वह एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। यह अत्यंत सहज और लोकप्रिय स्वरूप है। इसकी संरचना कैसी होती है? ऊर्ध्वाधर होती है। इसकी सत्ता का स्थानांतरण हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आदेशित संगठन कहा जाता है। मैकफॉरलैंड के अनुसार जो संरचना होती है इसमें प्रत्यक्ष शीर्ष रेखा संबंध होता है जो प्रत्येक स्तर की स्थिति और कार्यों से ऊपर की से नीचे की ओर संबंध स्थापित करता है। इस तरह रेखीय संगठन के प्रत्येक स्तर के जो प्रबंधक होते हैं वह अधीनस्थ से सीधे अधिकार रखता है और जो वरिष्ठतम अधिकारी होता है उसके प्रति भी जिम्मेदार होता है जो नीचे वाला अधिकारी होता है। इसमें एक पदानुक्रमित व्यवस्था का स्वरूप होता है। इसमें सर्वोच्च अधिकारी महाप्रबंधक होता है। वह अपने आदेश निर्देश जो होते हैं विभागीय प्रबंधक को देते हैं, फिर विभागीय प्रबंधक अपने नीचे के कर्मचारियों को यथावत देते जाते हैं। इसके प्रकार क्या क्या होते हैं? एक होता है शुद्ध रेखीय संगठन और एक होता है विभागीय संगठन। तो शुद्ध रेखा
संगठन में क्या होता है, इसमें एक स्तर पर सभी कर्मचारी एक ही प्रकार के कार्य करते हैं और उनका जो समूह होता है केवल क्या करता है, पर्यवेक्षण करता है और नियंत्रण की सुविधा करता है। जैसे कि सबसे नीचे के स्तर में आते हैं श्रमिक, वो एक ही समान गतिविधि करते हैं रोज, लेकिन उसका नियंत्रण और जो पर्यवेक्षण होता है वह भिन्न भिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। अब आते हैं हमारे कौन से, विभागीय संगठन। इसमें क्या होता है, जो संगठन होता है इसमें उच्च स्तर पर एक मुख्य अधिकारी पदस्थ होता है एवं उनके अधीन एक विभागीय अधिकारी होता है। विभागीय अधिकारी के अंतर्गत भी कुछ कर्मचारी है, विभागीय अधिकारी आते मतलब और अधिकारी आते हैं, वह उनके अधिकारों का प्रयोग करता है और उनसे अपने काम करवाता है या फिर मतलब जो संगठन के कार्य हैं वो करवाता है। अब आते हैं औपचारिक और अनौपचारिक संगठन, मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो औपचारिक संगठन क्या होते हैं, औपचारिक संगठन का अभिप्राय किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने में प्रबंधकों द्वारा तैयार किए गए ढांचे से होता है। मतलब क्या है, एक विशिष्ट कार्य करना है, स्पेशल काम है, उसके लिए एक क्या बनाया हमने, प्रबंधकों द्वारा एक ढांचा तैयार किया गया, उसे कहा क्या जाएगा, औपचारिक या फॉर्मल संगठन कहा जाएगा। यह अधिकार एवं दायित्वों की सीमा का स्पष्टीकरण होता है। इसमें क्या होते हैं, जो अधिकार होते हैं और जो सीमाएं होती हैं, उत्तरदायित्व होती हैं, उसका स्पष्टीकरण होता है। लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न क्रियाओं में समन्वय स्थापित करते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए कार्यों का समन्वय करते हैं। अब आते हैं लुईस एलन के अनुसार, औपचारिक संगठन कार्यों की समुच्चय ढांचे से परिभाषित पद्धति होती है। तो ये क्या है भैया, कार्यों की समुचित ढंग से परिभाषित पद्धति है। इसमें प्रत्येक के अधिकार, उत्तरदायित्व, जवाबदेहिता की निश्चित परिमाप होती है। तो लुईस एलन ने क्या कहा था, जो हमारा औपचारिक संगठन है इसमें कार्यों का समुचित ढंग से परिभाषित किया जाता है, इनके अधिकार, उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता निश्चित होती है और परिमाप भी निश्चित होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे चेस्टर बर्नार्ड के कथानुसार, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाएं समान उद्देश्य की पूर्ति होती है, मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, उनका समूह है, वो एक ही समान क्रिया करते हैं या फिर समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जानबूझकर समन्वित किए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, औपचारिक संगठन कहा जाता है। किसने कहा था, चेस्टर बर्नार्ड ने कहा था कि मतलब तुम भी मत जलो हमसे, हम भी नहीं जल रहे, अपन दोनों के उद्देश्य समान है तो मिलकर काम करो, सामंजस्य स्थापित करो, तो ये क्या हो जाएगा, औपचारिक संगठन हो जाएगा। फिर आते हैं रोथेलिस वर्गर और डिक्सन के अनुसार। तो रोथेलिस वर्गर और डिक्सन के अनुसार औपचारिक संगठन से अभिप्राय मानवीय अंतर संबंधों से के ढंग से है। मतलब इसमें क्या होता है, मानवीय अपने अंतर संबंध स्थापित कर रहे हैं, उनकी व्याख्या प्रणाली, नियम और नीतियां और अर्थव्यवस्था के संबंध द्वारा किया जाता है। तो इसकी व्याख्या अपन कैसे करते हैं, उनकी प्रणाली से, नियम से, नीतियों की और अर्थव्यवस्था के संबंध में इनको वर्गीकृत किया जाता है। अब आते हैं H.A. हार्वर्ड के अनुसार। तो H.A. हार्वर्ड ने कहा था कि औपचारिक संगठन में अमूर्त एवं बहुत कुछ स्थायी नियम का समावेश होता है। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे अमूर्त एवं बहुत सी स्थायी नियमों का समावेश होता है, जो प्रत्येक सहभागी के व्यवहार को परिभाषित करती है। जितने भी उसके सहभागी हैं उनके व्यवहार को प्रदर्शित करती है कौन सी, औपचारिक संगठन। तो हम औपचारिक संगठन को समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं। इसमें क्या होता है, एक ढांचा बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, जो प्रबंधक होते हैं, किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रबंधकों द्वारा ही एक ढांचा बनाया जाता है और इसके कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, उनके अधिकार होते हैं, उनका स्पष्टीकरण कर दिया जाता है कुछ सीमाओं के साथ। तो उसे क्या कहा जाता है, औपचारिक संगठन कहा जाता है। लेकिन लुईस एलन ने कहा था कि जो औपचारिक संगठन होता है यह एक कार्य करने की पद्धति होती है जिसमें प्रत्येक अधिकार, उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता की निश्चित परिमाप होती है। जैसे हमारे लुईस एलन होंगे, इनने कहा कि हमारे जितने अधिकार हैं, उत्तरदायित्व हैं और जवाबदेहिता है वह कैसे हैं, निश्चित परिणाम है, उसके परिमाप हैं। फिर आते हैं चेस्टर बर्नार्ड। इनने कहा था कि तुम मत जलो हम नहीं जलना, दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, समान क्रियाएं कर रहे हैं, समान उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए एक दूसरे से समन्वित कर रहे हैं, उसे औपचारिक संगठन कहा जाएगा। फिर आते हैं रोथेलिस वर्गर और डिक्सन। इनने कहा था कि औपचारिक संगठन मानवीयों का अंतर संबंध होता है जिसकी व्याख्या हम प्रणाली, नियम, नीति और अर्थव्यवस्था के संबंध में कर सकते हैं। फिर आते हैं H.A. हार्वर्ड। इन्होंने कहा था कि यह जो संगठन होता है वह अमूर्त और बहुत कुछ स्थायी नियमों का समावेश होता है, इसमें प्रत्येक सहभागी के व्यवहार को प्रभावित करता है या प्रभावित करते हैं। अब आते हैं हमारे औपचारिक संगठन के लक्षण या फिर विशेषताएं क्या होती हैं। पहला आता है इसके निर्माण क्या हुआ है। इस संगठन को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए स्थापित किया जाता है, मतलब हमने पहले से निर्धारित लक्ष्य कर लिए हैं तभी इसका गठन किया जाएगा। लक्ष्य नहीं है तो हम इसका गठन नहीं करेंगे, पहले हमारे निर्धारित लक्ष्य होंगे, उसको बनाकर हम इसका निर्माण करते हैं। फिर आते हैं वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर
यह औपचारिक संगठन वैज्ञानिक सिद्धांतों के देशानुसार एवं नियमों के बंधन से युक्त होते हैं। मतलब इनके क्या होते हैं, कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत के दिशानुसार चलते हैं और नियमों के बंधन से युक्त होते हैं। फिर आती है हमारी प्रक्रिया। इस संगठन में नीति, नियम, कार्य, प्रक्रिया एवं व्यवस्था प्रणाली के अनुसार क्रियाएं की जाती हैं। तो हमारी इसकी प्रक्रिया होती है, वे कैसे की जाती है? इसमें संगठन के नियम, नीतियाँ और कार्य, क्रियाएं, व्यवस्थाएं, प्रणाली के अनुसार ही सारी क्रियाएं की जाती हैं। फिर आता है पद सोपान। इसमें औपचारिक संगठन के तहत अधिकार, दायित्वों का निर्धारण किया जाता है और पदानुक्रम में किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? जितने भी दायित्व हैं, अधिकार हैं, उनका निर्धारण कैसे किया जाता है? पदानुक्रम में किया जाता है। फिर आते हैं स्थायित्व। औपचारिक संगठन कभी न भंग होने वाला संगठन है, क्योंकि यह एक उद्देश्य की प्राप्ति के बाद दूसरे उद्देश्य के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। तो ये क्या है? हमेशा चलने वाला एक संगठन है। फिर आता है अनौपचारिक संगठन। इससे पहले हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ है? पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के लिए हुआ है। दूसरा, इसके जो चलता है, इसका सिद्धांत है, वह वैज्ञानिक सिद्धांतों के नियमानुसार और दिशा पर बंधन युक्त होता है। फिर आते हैं प्रक्रियाएं। इसमें नियम, नीतियाँ, कार्य, प्रक्रिया एवं व्यवस्थित प्रणाली के अनुसार इनकी क्रियाएं की जाती हैं। फिर आती है पद सोपान। इसमें क्या होता है? अधिकार, उत्तरदायित्व का निर्माण है ना, पदानुक्रम के अनुसार किया जाता है। स्थायित्व। इसमें औपचारिक संगठन कभी न भंग होने वाला संगठन है, क्योंकि यह एक उद्देश्य की प्राप्ति के बाद दूसरे उद्देश्य के लिए प्रयत्नशील रहता है। अब आते हैं हमारे अनौपचारिक संगठन। इस संगठन का उद्भव तब होता है जब व्यक्ति अधिकाधिक तौर पर की गई भूमिकाओं से परे कार्य करता है। जिसमें अधिकाधिक व्यक्ति के जो अधिकाधिक तौर होते हैं, उनकी भूमिका से परे कर रहकर कार्य करता है, उसे क्या कहा जाता है? अनौपचारिक संगठन कहा जाता है। अर्थात जब कर्मचारी स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी नियम के अपनी आज़ादी से संबंध स्थापित करता है, मैत्रीपूर्ण एवं सहयोगपूर्ण विचारों के आधार पर लक्ष्य प्राप्ति के लिए संगठित होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? अनौपचारिक संगठन कहा जाता है। देखो अभी क्या था, औपचारिक में क्या था कि वह प्रबंधकों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जा रहे थे ना, तो उनके द्वारा बनाए जा रहे थे, उनके द्वारा नियम स्थापित किए जा रहे थे, स्वतंत्र नहीं था। तो लेकिन जो अनौपचारिक होते हैं वो कैसे होते हैं? मित्रता में बन जाते हैं, सहयोग के विचार से बन जाते हैं और समान लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए इसको बनाया जा सकता है। तो क्या है? अनौपचारिक संगठन है। अनौपचारिक संगठन के लक्षण है, विशेषताएं क्या होती हैं? इसका निर्माण स्वतः हो जाता है। भैया हमारे 2-3 फ्रेंड हैं, एक हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया और हम अपना काम स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया? स्वतः ही हो गया। इनकी स्थापना का मूल उद्देश्य व्यक्तिगत उद्देश्यों भी हासिल हो सकता है। तो कोई ऐसे विशेष उद्देश्य नहीं होता, इनका व्यक्तिगत उद्देश्य भी हो सकते हैं। अब आते हैं हमारे चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार। यह संगठन अनौपचारिक है। जो हमारे चेस्टर बर्नार्ड थे, उनने क्या कहा था कि वह संगठन औपचारिक है जो अपने आपसी संबंध अज्ञानवश संयुक्त होने के लिए बनाए जाते हैं। इस किस लिए बनाए जाते हैं? आपसी संबंध किसके लिए बनाए गए हैं? अज्ञानवश संयुक्त होकर बनाए गए हैं। कोई ज्ञान व्यान नहीं है मैनेजमेंट का या फिर कंपनी का, किसी भी चीज़ का नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी स्टार्ट कर ली, तो क्या है? अज्ञानवश संयुक्त होकर बनाए गए जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, संगठन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अनौपचारिक संगठन कहलाते हैं। किसके अनुसार? चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार। फिर आते हैं कीथ डेविस के अनुसार। अनौपचारिक संगठन व्यक्तिगत तथा सामाजिक संबंधों का एक तंत्र होता है। जो अनौपचारिक संगठन होते हैं वो कैसे होते हैं? व्यक्तिगत होते हैं और सामाजिक संबंध होते हैं, उनका एक तंत्र होता है, जो ना तो औपचारिक संगठन द्वारा बनाया जाता है और ना ही आवश्यक होता है। मतलब कोई औपचारिक संगठन के द्वारा इसको नहीं बनाया गया और यह आवश्यक भी नहीं है। इनका जन्म उदय व्यक्ति के स्वैच्छिक रूप से एक दूसरे के सहयोग से हो जाता है। तो ये किसने कहा था? कीथ डेविस ने कहा था कि यह व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों का एक तंत्र होता है, जो कि ना ही औपचारिक और ना ही आवश्यकताओं के लिए बनाया जाता है। इसका जन्म व्यक्तियों के स्वैच्छिक रूप से या सही एक दूसरे के सहयोग से हो जाता है। इसमें अधिकारों का जो स्थानांतरण होता है वो कैसे होता है? नीचे से ऊपर हो सकता है या फिर समतल हो सकता है। मतलब अपने 2-3 लोगों ने मिलकर बनाए हैं तो वो समतल ही होगा, कोई ऊपर नीचे नहीं हो सकता। तो ऊपर नीचे से ऊपर भी हो सकता है और समतल भी हो सकता है अधिकारों का स्थानांतरण। अब आता है हर क्षेत्र व सभी स्थान पर इस प्रकार के संगठन स्थापित किए जा सकते हैं। तो कहीं पर भी आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी स्थान पर इस प्रकार के संगठन, अनौपचारिक संगठन स्थापित कर सकते हो। इसमें किसी विशेष कार्य के नियम नहीं होते, प्रणाली नहीं होती, ढांचा या फिर पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब इसमें कोई दबाव नहीं होता, किसी नियम को, प्रणाली को, ढांचे का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती और ना ही लिखित ना ही मौखिक हो सकता है। कैसे हो सकता है? नॉर्मल लिखित बोल दिया कि भैया ये यहाँ से लिख दिया कि इस वाले कैबिन में जाना मना है, इस वाले कैबिन में नहीं जा सकते। मौखिक मना कर दिया कि यहाँ मत जाना, ऐसी प्रक्रिया करनी है, तो मौखिक या फिर लिखित हो सकते हैं।
इस तरह के संगठन सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एनजीओ वगैरह होते हैं, वो इसके तरह आते हैं। तो ये क्या करते हैं, सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाते हैं। प्रायः संगठन के आंतरिक स्तर पर इस प्रकार के संगठन स्थापित किए जाते हैं। जो कोई भी संगठन होता है, आंतरिक स्तर पर इस प्रकार के संगठन स्थापित किए जाते हैं। अब आते हैं अनौपचारिक, हम फिर से देख लेते हैं। हाँ, इसमें क्या था, यह किसी व्यक्ति के अधिकारी तौर पर मुख्य भूमिका से परे होते हैं। इसमें कर्मचारी स्वतंत्रता पूर्वक बिना नियम के अपनी आज़ादी के संबंध स्थापित कर सकता है, मैत्रीपूर्ण और सहयोगपूर्ण विचारों के आधार पर लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है, और इसे क्या कहा जाता है, अनौपचारिक संगठन कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या है, इसका निर्माण स्वतः हो जाता है। इसका मूल उद्देश्य व्यक्तिगत उद्देश्यों को हासिल करना होता है। इसमें क्या होते हैं, अधिकारियों का जो अधिकार होते हैं उनका स्थानांतरण नीचे से ऊपर हो सकता है या फिर समतल हो सकता है। इनका जो संगठन होता है किसी क्षेत्र, स्थान, कहीं पर भी स्थापित कर सकते हैं। इनके लिए कोई नियम, प्रणाली, ढांचा पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए कुछ लिखित या फिर मौखिक भी नियम हो सकते हैं। इसके लिए यह सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाते हैं। और जो इस प्रकार के संगठन होते हैं वह कैसे होते हैं, आंतरिक स्तर पर आधारित, मतलब बनाए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। अब आते हैं हमारे औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन में अंतर क्या है। कुछ तो अलग अलग है, तो अंतर भी होंगे। तो पहला आता है इनके अर्थ के आधार पर। तो जो औपचारिक होते हैं वो क्या है, औपचारिक संगठन यह अधिकारों और संबंधों का ढांचा प्रबंध तैयार करता है। कौन करता है, ये अधिकार और जो संबंध होते हैं उनका ढांचा कौन बनाता है, प्रबंधन बनाता है, इसलिए औपचारिक हो गया। अनौपचारिक में क्या होते हैं, सामाजिक संबंधों का तंत्र होता है। मतलब कैसा है, एक सामाजिक संबंधों का एक नेटवर्क है जिसमें कर्मचारियों की अंतःक्रियाओं से प्रारंभ होता है। जो लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनकी अंतःक्रियाओं से प्रारंभ होता है अनौपचारिक संगठन। दूसरा आता है उद्गम कहाँ से होता है, तो कंपनी के नियम एवं नीतियों के फलस्वरूप यह प्रारंभ किए जाते हैं। तो औपचारिक हो गया, मतलब कंपनी नियम से और कुछ नीतियों के द्वारा बनाए हैं, तो ये क्या हो गया, ऑफिशियल हो गया। नॉन ऑफिशियल में क्या होता है, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप प्रारंभ होते हैं। मतलब कोई ऐसे नियम नहीं होते, इसलिए इसको क्या बना कहा गया है, अनौपचारिक कहा गया है, क्योंकि यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप प्रारंभ किए गए हैं। अब आते हैं अधिकार। जो औपचारिक होते हैं इसमें प्रबंधन में स्तर का जो होता है वह क्षमता अनुसार या दृष्टिगोचर होता है। इसमें जो होता है प्रबंधन में स्तर की क्षमता अनुसार होता है और दृष्टिगोचर होता है अधिकार। जो अनौपचारिक होता है इसमें व्यक्ति के गुण के आधार पर दृष्टिगोचर होता है। मतलब जो व्यक्ति जिस गुण के लिए है तो उसके गुण के आधार पर यह दृष्टिगोचर होता है। अब आता है व्यवहार। तो जो औपचारिक है यह नियमों द्वारा निश्चित होगा क्योंकि ऑफिशियल है, और नॉन ऑफिशियल में क्या हो जाएगा, इसकी गतिविधियों का कोई पैटर्न नहीं होता। संप्रेषण का प्रभाव क्या होता है, तो इसमें श्रृंखला, पद सौंपन या पद सौंपनवत चलती है, मतलब पद के अनुसार ही चलती है ऑफिशियल में। और जो अनऑफिशियल होते हैं या फिर अनौपचारिक होते हैं उसमें संप्रेषण के जो प्रभाव होते हैं कोई निर्धारित विधि नहीं होती, यह किसी भी दिशा में मुड़ सकती है। मतलब कोई भी यहाँ पर भी नियम जा सकता है, वहाँ पर भी नियम जा सकता है, कोई भी कहीं पर भी कोई विधि जा सकती है या फिर श्रृंखला जा सकती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, जो हमारा औपचारिक होता है वह दृढ़ और सुनिश्चित होता है, अनौपचारिक में परिवर्तन आते रहते हैं। नेतृत्व में जो औपचारिक होते हैं इसमें प्रबंधक ही नेता होता है, और अनौपचारिक में क्या होता है, प्रबंधक नेता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका चुनाव समूह द्वारा किया जा सकता है, तो ये अनौपचारिक हो गया। अब आते हैं अधिकार स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ राइट्स। अधिकारों का हम क्या कर रहे हैं, अंतरण कर रहे हैं। तो अंतरण का आशय एक उच्च स्तरीय अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर ऊपर से नीचे की ओर अधिकारों के प्रत्यायोजन से होता है। अंतरण एक प्रबंधक के कार्य क्षेत्र में वृद्धि करता है। यह अधिकार एवं पद त्याग नहीं होता, बल्कि यह प्रबंधक के कार्यों को जवाबदेही के लिए बाध्य करता है। तो ये क्या करता है, किसी भी प्रबंधक को उनकी जवाबदेही के लिए और कार्य के लिए बाध्य करता है। तो अंतरण क्या होती है, यह एक उच्च स्तरीय अधिकारी द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों को ऊपर से नीचे की ओर अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जाता है। इसमें क्या होता है, अंतरण एक प्रबंधक के कार्य के क्षेत्र में वृद्धि करता है कि हमारा एक प्रबंधक है, हमसे नहीं संभाला, तुम भी थोड़ा सा काम कर लो। तो प्रबंधक के क्षेत्र में क्या करता है, वृद्धि करता है, अधिकार या पद त्याग नहीं करवाता, बल्कि यह प्रबंधक के कार्यों की जवाबदेही के लिए बाध्य करता है कि तुम इसके लिए जवाबदेह हो, उत्तरदायित्व लो भैया। तो ये हमारी क्या करता है, जवाबदेही के लिए बाध्य रखता है। अब आता है टेरी के मतानुसार
अधिकार अंतरण का अर्थ एक अधिकारी अर्थात संगठन की किसी इकाई से दूसरी इकाई या अधिकारी को अधिकारों के स्वापन से होता है। तो टेरी ने कहा था भैया टेर लाओ, हम दे रहे हैं उनको अधिकार। तो टेरी के मतानुसार क्या है कि जो अधिकार है वह अंतरण का अर्थ एक अधिकारी संगठन की किसी एक इकाई से दूसरी इकाई या अधिकारियों को अधिकारों का स्वापन करने से होता है। कि यदि हमने अधिकार दे दिए, अधिकारों का स्वापन क्या कहलाता है, यह अधिकारों का अंतरण क्या है, तो एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी को कुछ अधिकार दे रहा है या स्थानांतरित कर रहा है तो वो क्या होगा, अधिकारों का स्थानांतरण या फिर अंतरण कहलाता है। तो ये किसने कहा था, टेरी के अनुसार। अब आते हैं मूनी के अनुसार, एक उच्च अधिकारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को दूसरों को सौंपना अधिकार अंतरण कहलाता है। मतलब कुछ अधिकार है हमने किसी और को सौंप दिए तो क्या कहलाएगा, अधिकार अंतरण कहलाता है। अब आते हैं थियो हेमैन के अनुसार, इस पे अधिकार अंतरण में से केवल उतना आशय होता है, थियो हेमन के अनुसार क्या होता है, जो अधिकार अंतरण होते हैं उनसे केवल इतना आशय होता है कि जो अधीनस्थ होते हैं उनको निश्चित सीमा में अंतर्गत कार्यों के अधिकार प्रदान करना। हीमैन ने कहा था भैया पूरे अधिकार देके हीमैन मत बन जाओ, कुछ अधिकार दो। मतलब क्या था, निश्चित सीमा के अंतर्गत कुछ अधिकार देना क्या कहलाता है, अधिकार अंतरण कहलाता है। अधिकार अंतरण के क्या था, कुछ अपने अधिकारों को ऊपर से नीचे की ओर देना, कुछ कार्य देना, उत्तरदायित्व देना, अधिकार अंतरण कहलाता है। टेरी ने कहा था कब, जब भी कोई एक अधिकारी एक संगठन अपने एक अधिकार को किसी संगठन को या फिर किसी अन्य अधिकारी को देता है तो वो क्या है, अधिकार अंतरण है। मूनी ने कहा था कि कोई वरिष्ठ अधिकार दूसरों को सौंपना अधिकार अंतरण कहलाता है, एक उच्च अधिकारी के द्वारा है। और हीमैन ने क्या कहा था, कुछ सीमा के अंतर केवल कुछ अधिकार देना क्या कहलाता है, अधिकार अंतरण कहलाता है। अब आते हैं अधिकार अंतरण के तथ्य क्या क्या होते हैं। तो लुईस एलन के मतानुसार अधिकार अंतरण का आशय उत्तरदायित्व अधिकारों को दूसरे के सुपुर्द करना होता है। इसमें क्या होता है, कुछ उत्तरदायित्व और अधिकार होते हैं दूसरे को देना होता है तथा निष्पादन हेतु जवाबदेह करने से होता है। मतलब जो निष्पादन होना है उसके लिए जवाबदेह बनाना होता है। लुईस एलन के अनुसार अधिकार अंतरण के कुछ तथ्य इस प्रकार बताए गए हैं। तो लुईस एलन ने क्या कहा था कि जो अधिकार अंतरण होता है वह उत्तरदायित्व और अधिकारियों को दूसरों के सुपुर्द करना होता है, उनका निष्पादन हेतु जवाबदेही करना होता है। इनके कुछ तत्व दिए गए हैं जैसे कि अधिकार, फिर आते हैं उत्तरदायित्व, फिर जवाबदेहिता। तीन ही प्रकार बताए हैं। तथ्य कौन कौन से हैं, तीन हैं। पहले आते हैं अधिकार। अधिकारों का आशय एक ऐसे व्यक्ति से उस अधिकार से है जिसके माध्यम से वह अपने अधीनस्थों को नियंत्रित करता है एवं अधिकार क्षेत्रों के तहत आवश्यक कार्यवाही करवाता है। तो वो क्या है, अधिकार है। अधिकार का आशय ऐसे व्यक्ति के अधिकार से होता है जिसके माध्यम से वह अपने अधीनस्थों को नियंत्रित करता है, अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आवश्यक कार्यवाही करता है। तो वो क्या कहलाते हैं, अधिकार कहलाते हैं। अब आते हैं उत्तरदायित्व। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एक अधीनस्थ कर्मचारी हेतु दिए गए कार्य का पूर्ण रूप से निष्पादन करना। मतलब कोई भी अधीनस्थ कर्मचारी को जो कार्य दिया गया है उसका पूर्ण रूप से निष्पादन करना ही उसका अनिवार्य उत्तरदायित्व होता है कि उसको अच्छे से कार्य करना है। किसका उत्तरदायित्व, उस कर्मचारी का है, क्योंकि अधीनस्थ कर्मचारी सदैव अपने उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायित्व होता है, यह उत्तरदायी होता है। तो ये क्या करता है, एक अधीनस्थ कर्मचारी हेतु जो कार्य को पूरा रूप से निष्पादन करना उत्तरदायित्व कहलाता है, क्योंकि अधीनस्थ कर्मचारी सदैव ही अपने उच्च अधिकारी के प्रति कैसे होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। अब आते हैं हमारे जवाबदेही। जवाबदेही का अर्थ अंतिम परिणाम का उत्तर देना होता है। मतलब सारे हमारे एग्जाम हो गए, अब हमें क्या देना है, अंतिम परिणाम है, मतलब हमारा इंटरव्यू है तो अंतिम परिणाम का उत्तर देना क्या कहलाता है, जवाबदेही कहलाता है। यदि एक बार अधिकारों का बंटवारा हो जाता है और उत्तरदायित्व ग्रहण कर लिया जाता है, मतलब हमने अधिकार दे दिए अब हमें उत्तरदायित्व भी दे दिए, तो कोई भी जवाबदेही से इनकार नहीं कर सकता। मतलब आपको जवाब तो देने ही पड़ेंगे, आपको अधिकार मिल गया, उत्तरदायित्व मिल गया, अब आपको क्या देने पड़ेंगे, जवाब देने पड़ेंगे। तो जवाबदेही से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसका ना तो भरार्पण संभव होता है और ना ही इसका प्रभाव ऊर्ध्वाधर हो सकता है। मतलब भरावर्पण नहीं किया जा सकता और ऊर्ध्वाधर इसका प्रभाव नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में कार्य के विभाजन के बाद कर्मचारी पूर्ण करने के लिए उच्च अधिकारी के प्रति कैसे होता है, जवाबदेह होता है या रहता है।
चलो हम देख लेते हैं भैया। लुइस एलन के अनुसार जो हमारे अधिकार अंतरण है उसके 3 तत्व बताए गए हैं। पहला अधिकार। अधिकार क्या होता है? इसके माध्यम से वह अपने अधीनस्थ, कोई भी कर्मचारी है या अधिकारी है, वह इस अधिकारों के माध्यम से अपने अधीनस्थों को नियंत्रित करता है और उनके आवश्यक कार्य करवाता है, तो अधिकार हो गए। उत्तरदायित्व में क्या होता है? कोई भी कार्य दिया गया है उसके पूर्ण रूप से निष्पादन होने के बाद और उसको अनिवार्य करना, उसका पूर्ण करना उत्तरदायित्वता कहलाता है। इसमें कर्मचारी सदैव उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फिर जवाबदेहिता। जब आपको अधिकार मिल गए हैं, उत्तरदायित्व ग्रहण कर लिया है, तो आपको जवाबदेही से इनकार नहीं कर सकते, यह इसका भरापण नहीं किया जा सकता और इसका प्रभाव ऊर्ध्वाधर नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो कार्य के विभाजन के बाद कर्मचारी कार्य पूरा करने के लिए उच्च अधिकारों के प्रति जवाबदेह होते हैं। अब आता है अधिकार अंतरण के प्रकार क्या क्या होते हैं। एक संगठन के अधिकारों का विभाजन निम्न तौर पर किया जाता है। कोई भी संगठन है उसमें अधिकारों का जो विभाजन होता है वह कैसे होता है? निम्न प्रकार से होता है। पहला होता है प्रशासनिक अंतरण, दूसरा होता है कार्यात्मक अंतरण, तीसरा होता है भौगोलिक अंतरण और चौथा होता है तकनीकी अंतरण। तो हमारे कोई भी अधिकारों का अंतरण कैसे होता है? किसी भी संगठन में 4 प्रकार से होता है। पहला प्रशासन में दिया जाएगा, कार्य में दिया जाएगा, भौगोलिक स्तर पर दे दिया जाएगा और तकनीकी में दिया जाता है। तो पहला आता है प्रभागीय अंतरण। इसके तहत अधीनस्थों को प्रशासनिक कार्यों से संबंधित अधिकारियों का हस्तांतरण किया जाता है। जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उनके अंतर्गत अधिकारों का स्थानांतरण कराया जाता है। इसमें दिनचर्या एवं अनुशासन संबंधी कार्य निहित होते हैं। इसमें क्या होते हैं? सामान्य दिनचर्या और अनुशासन शामिल होता है। अब आता है हमारा कार्यात्मक अंतरण। किसी भी संगठन में क्रय विक्रय, विज्ञापन, उत्पादन और क्रियाओं से संबंधित कार्यों का प्रत्यायोजन कार्यात्मक अंतरण के अंतर्गत आता है। मतलब कार्यात्मक अंतरण में क्या कहलाता है? कोई भी कार्य संगठन है उसका क्रय विक्रय करना, विज्ञापन करना, उत्पादन करना, जो जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनके लिए जो अधिकार दिए जाते हैं या उससे आधारित या संबंधित कोई अधिकार दिए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? क्रियात्मक अंतरण। अब आता है भौगोलिक अंतरण। इसके अंतर्गत या फिर इसके तहत क्षेत्र के आधार पर अधिकारों का बंटवारा कर अधिकारियों के उचित संचालन एवं कुशलता पूर्वक निष्पादन पर जोर दिया जाता है। इसमें क्या होता है? इसके तहत क्षेत्र के आधार पर, जो क्षेत्र है उसके आधार पर अधिकारों का बंटवारा किया जाता है और कार्यों के उचित संचालन एवं कुशलता पूर्वक निष्पादन पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा तकनीकी अंतरण। इसके अंतर्गत संगठन के अनुसंधान, प्रशिक्षण और अन्य तकनीकी कार्यों का विभाजन अधीनस्थों में योग्यता के आधार पर किया जाता है। तकनीकी अंतरण में क्या होता है? इसमें संगठन के अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं तकनीकी कार्य होते हैं, उनका विभाजन कैसे होता है? अधीनस्थों में योग्यता के आधार पर ही किया जाता है। विकेंद्रीकरण। अभी हमने क्या पढ़ लिया? अधिकारों का अंतरण पढ़ लिया। अब आता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण में सत्ता का हस्तांतरण नीचे से ऊपर की ओर होता है। मतलब जो हमारा नीचे से ऊपर की ओर जाना क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण कहलाता है। नीचे से ऊपर की ओर होता है। इसमें नीतियों का निर्माण प्रायः निम्न स्तर पर किया जाता है। तो इनकी जो नीतियों का निर्माण है वो क्या किया जाता है? निम्न स्तर पर किया जाता है। अतः विकेंद्रीकरण से तात्पर्य उस क्रियाविधि से है जिसके अंतर्गत निर्णय लेने का जो उत्तरदायित्व होता है वह सौंपनिक क्रम में विभिन्न स्तरों के विभाग में वर्गीकृत किया जाता है। जो सौंपनिक क्रम होता है उसमें विभिन्न स्तर के में वर्गीकृत किया जाता है उत्तरदायित्व। दूसरे शब्दों में निर्णय लेने का जो अधिकार होता है वह आदेश की श्रृंखला में नीचे तक दिया जाता है। कोई भी आदेश है उसकी श्रृंखला में कहाँ दिया जाता है? नीचे की तक दिया जाता है। अब आते हैं हमारे हेनरी फ्योल के अनुसार विकेंद्रीकरण क्या होता है। हेनरी फ्योल के अनुसार हर वह कदम जो अधीनस्थों की भूमिका के महत्व को बढ़ाता है विकेंद्रीकरण कहलाता है। जो अधीनस्थ होते हैं उनकी भूमिका को, महत्व को बढ़ाना क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण कहलाता है। हर कदम जो उनको घटाता है वह क्या कहलाता है? केंद्रीकरण कहलाता है। जो अधीनस्थों के महत्व को घटा देता है वह केंद्रीकरण है। जो उनके अधिकारों को बढ़ा देता है, भूमिका को बढ़ा देता है, वह विकेंद्रीकरण होता है। ये किसने कहा था? हेनरी फ्योल ने कहा था। अब आते हैं कीथ डेविस के अनुसार सत्ता एवं उत्तरदायित्व का जहां तक व्यवहारिक हो संगठन की छोटी से छोटी इकाई तक व्यापक विस्तृत विकेंद्रीकरण कहलाता है। मतलब कोई भी सत्ता है
यह कीट के अनुसार थी, मतलब किथे किथे जा सकता है ना, तो जहाँ तक व्यवस्थित हो या व्यवहारिक हो, छोटी से छोटी इकाई तक हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है। अब आते हैं लुईस ए एलन के अनुसार, केंद्रीय स्तर पर प्रयुक्त अधिकारों को छोड़कर, जो केंद्रीय स्तर पर जो प्रयुक्त अधिकार हैं उनको छोड़कर सारे अधिकारों को व्यवस्थित रूप से निम्न स्तर को प्रदान कर देना, मतलब जो कुछ महत्वपूर्ण अधिकार हैं उनको छोड़कर जितने भी अधिकार हैं हमने किसको दे दिए, निम्न स्तर को दे दिए या फिर अलग अलग स्तर को दे दिए, वो क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। किसने कहा था, लुईस ए एलन ने कहा था। मतलब पोलन ग्रेन्स के जैसे पूरे में फैल गए, उसको क्या कहा जाता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है। इसमें अधीनस्थों के संदर्भ में अधिकारों का अंतरण किया जाता है। इसमें भी क्या किया जाता है, अधीनस्थों के लिए अधिकारों का अंतरण करना क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है। देखो विकेंद्रीकरण में क्या होता है, देखो फिर से पढ़ लेते हैं। इसमें जो सत्ता होती है या हस्तांतरण होते हैं, सत्ता का हस्तांतरण नीचे से ऊपर की ओर होता है, निम्न स्तर पर किया जाता है नीतियों का निर्माण। विकेंद्रीकरण में जो क्रियाविधि से होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जितना भी निर्णय लेना होता है वह कौन लेता है, निम्न स्तर के अधिकारी लेते हैं। दूसरे शब्दों में इसमें अधिकार आदेश की श्रृंखला नीचे तक जाती है। फियोल ने कहा था कि भैया किसी भी जो अधीनस्थ होते हैं उनके महत्व को बढ़ाना विकेंद्रीकरण है, उनके महत्व को कम करना केंद्रीकरण है। कीथ डेविस ने कहा था कि सत्ता एवं उत्तरदायित्व का जहां तक व्यवहारिक हो सके छोटी से छोटी इकाई में उनका व्यापक विस्तार कर देना क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है। लेकिन पॉल एलन ने कहा था कि अधिकारों को छोड़कर सारे अधिकार, मतलब कुछ अधिकारों को छोड़कर जितने भी अधिकार हैं वह निम्न स्तर या फिर अधीनस्थों को दे दिए जाएं, वो क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। अब आते हैं हमारे केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण। अगर निर्णय लेने का अधिकार केवल उच्च स्तरीय प्रबंधक को हो तो यह एक केंद्रीकृत संगठन है, मतलब जो कोई भी निर्णय है वो कौन ले रहा है, उच्च स्तर का अधिकारी ले रहा है, तो ये क्या है, केंद्रीकरण हो गया। यदि अधिकार विभिन्न स्तर पर स्थानांतरित किए जाए, मतलब तो यह विकेंद्रीकरण है। मतलब यदि एक संगठन, कोई भी संगठन है, उसके अधिकार कौन ले रहा है, सबसे उच्च वर्ग ले रहा है, तो वो क्या हो गया, केंद्रीकरण। लेकिन कोई अधिकारी जो अलग अलग स्तर पर अपने निर्णय ले रहे हैं तो वो क्या हो गया, विभाग, मतलब विकेंद्रीकृत हो गया। किंतु पूर्ण केंद्रीकृत यह तभी कहलाता है जब प्रशासन या प्रबंधन में निर्णय लेने का अधिकार केंद्रीय रूप से उत्तराधिकार सौंपने में केवल शीर्ष प्रबंधक के पास होता है। तो जब भी, मतलब पूर्ण रूप से केंद्रीकरण कब कहा जाएगा, तो जो हमारा कोई भी अधिकार है, प्रबंधन में निर्णय लेने के जो अधिकार हैं वह केंद्रीय रूप से उत्तराधिकार सौंपने के में शीर्ष प्रबंधक के पास ही होते हैं। और पूर्ण विकेंद्रीकरण हम तभी कह सकते हैं जब सभी अधिकारों का स्थानांतरण निम्न स्तर के कर्मचारियों तक हो जाता है। मतलब हम पूर्ण कब कहेंगे, केंद्रीकरण कब कहेंगे, जब पूरे कार्य सिर्फ एक व्यक्ति के अंतर्गत या फिर एक संगठन के अंतर्गत आ जाते हैं तो वो पूरा केंद्रीकरण हो गया। और हम विकेंद्रीकरण कब करेंगे, जब सारे अधिकार निम्न स्तर पर चले गए हैं, बांट दिए गए हैं, स्थानांतरित कर दिए गए हैं, तो वो क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है। इस प्रकार इसमें उच्च प्रबंध की आवश्यकता नाम मात्र की रह जाती है। मतलब इसमें हम उच्च स्तर का प्रबंधक क्या होता है, नाम मात्र का रह जाता है। यद्यपि युक्त दोनों ही व्याख्या व्यवहारात्मक नहीं है, मतलब दोनों ही हम जो व्यवहार हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनको व्यवहारिक नहीं बना सकते, किंतु संगठन की सुचारू रूप से संचालित करने के लिए केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों ही गुणों का समायोजन कर अधिकारों का बंटवारा एवं जवाबदेही व्यवहारिक दृष्टिकोण से निर्धारित की जाती है। किसी भी संगठन को अच्छे से चलाना है तो हमें उसमें थोड़ा सा केंद्रीकरण और थोड़ा सा विकेंद्रीकरण के गुण डालने पड़ेंगे, कुछ अधिकारों का बंटवारा करना पड़ेगा, जवाबदेहिता देनी पड़ेगी और अलग अलग दृष्टियों का निर्माण करना पड़ेगा। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये है, किसी भी संगठन को चलाना है तो दोनों उसमें होने चाहिए। अब आते हैं हमारे, देखो विकेंद्रीकरण क्या था, अधीनस्थों से अधिकार ऊपर की ओर आ रहे हैं, और केंद्रीकरण क्या था कि अधिकार जो है ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। विकेंद्रीकरण का महत्व एवं प्रासंगिकता। विकेंद्रीकरण का मकसद प्रबंधकीय पद सोपान में निम्न स्तर के कर्मचारियों को कुछ अधिकार सौंपने से निहित होता है। मतलब जो निम्न स्तर के अधिकारी होते हैं उनको कुछ अधिकार सौंपना क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है। यह केवल चुनिंदा अधिकारियों का हस्तांतरित किया जाता है, मतलब सबको नहीं दिए जाते हैं, कुछ चुने हुए अधिकारी होते हैं उनके लिए हस्तांतरित किए जाते हैं। विकेंद्रीकरण का आधारभूत पहल है जिसके महत्व को अंगीकृत बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है कि विकेंद्रीकरण का महत्व क्या है, हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। अधीनस्थों में विश्वास की भावना का विकास होता है, जो अधीनस्थ होते हैं उसमें क्या होता है, विश्वास की भावना का विकास हो जाता है विकेंद्रीकरण से।
भविष्य के लिए प्रबंध की योग्यता का विकास होता है। जो हमारे भविष्य है उसके लिए प्रबंध की योग्यता क्या होगी, उसका विकास हो जाता है। निर्णय की क्षमता के विकास होता है कि हर कोई निर्णय ले सकता है, निर्णय की क्षमता के विकास होता है। शीर्ष प्रबंधन के कार्यों में कमी हो जाती है। हमेशा शीर्ष प्रबंधन टेंशन में नहीं रहता, कुछ कुछ कार्य दूसरों को भी दे देता है। विकास को सरल बनाया जा सकता है। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग आइडिया आएंगे, नए नए आइडिया आएंगे तो विकास में सरलता हो जाती है। और श्रेष्ठ निर्णय लेता है, श्रेष्ठ नियंत्रण होता है और श्रेष्ठ निर्णय भी लिए जाते हैं, दोनों काम इसके अंतर्गत होते हैं। चलिए हम देखते हैं विकेंद्रीकरण के विशेषताएं। अधीनस्थों में विश्वास की भावना का विकास होता है। विकेंद्रीकरण के माध्यम से अधीनस्थों में आत्मविश्वास, भरोसे की भावना को विकसित किया जाता है, जिसमें इनके निम्न स्तरीय प्रबंधकों को स्वयं के निर्णय से कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है। जो निम्न स्तर के अधिकारी होते हैं, प्रबंधक होते हैं, उनको स्वयं के निर्णय से कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है तथा वे स्वयं के निर्णय के अनुसार कार्य करते हैं और इसके माध्यम से भी ऐसे योग्य कर्मचारी की खोज की जाती है ताकि भविष्य में उन्हें उचित अधिकार या अधिकारी बनाया जा सके। इससे क्या हो जाएगा, भविष्य में उनको उच्च अधिकारी बनाने के भी कुछ अवसर प्रदान किए जाते हैं। अब आता है भविष्य के लिए प्रबंध की योग्यता का विकास हो जाता है। कर्मचारियों में कार्य संबंधी निपुणता बढ़ाने के लिए संगठन में पदोन्नति पाने हेतु औपचारिक प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। लेकिन किसी भी कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक करने में जो अनुभव प्राप्त होता है वह किसी के अधीनस्थ करने में नहीं होता। अतः विकेंद्रीकरण के माध्यम से कर्मचारियों के भविष्य के लिए प्रबंध की योग्यता एवं कुशलता का विकास होता है। अब आता है निर्णय की क्षमता का विकास। प्रबंधन पद सोपान में इसके संप्रेषण की श्रृंखला के रूप में देखा जा सकता है। केंद्रीकृत संगठन में सूचनाओं का प्रवाह प्रायः धीमा होता है। मतलब केंद्रीकृत संगठन में सूचना का प्रवाह कैसा होता है, प्रायः धीमा होता है, क्योंकि प्रत्येक निर्णय उच्च प्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं तथा विभिन्न स्तर से गुजरना होता है। इस प्रक्रिया में अधिकाधिक समय की हानि होती है। लेकिन विकेंद्रीकरण के माध्यम से अधीनस्थों में शीघ्रता से समय अनुसार निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है और जो संगठन के लाभों में भी वृद्धि करता है। अब आता है शीर्ष प्रबंधन के कार्यों में कमी। विकेंद्रीकरण के द्वारा उच्च अधिकारियों के कार्यों का बंटवारा कर उनके अन्य कार्यों की कुशलता से करने हेतु यथोचित समय प्रदान किया जाता है, जिसमें कार्य विभाजन के माध्यम से कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि के साथ ही उत्पादन प्रक्रिया में भी प्रगति होती है। अब आते हैं विकास को सरल बनाना। विकेंद्रीकरण अधीनस्थ प्रबंधकों और प्रभागी एवं विभागीय अधिकारियों को वांछित स्वायत्तता प्रदान करता है। इस तरह उन्हें अपने विभाग के अनुसार सर्वोत्तम विधि से कार्य करने के अवसर मिलते हैं, जिससे विभागीय प्रतियोगिता में बढ़ोतरी होती है। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक विभाग की कार्यदक्षता में वृद्धि होती है और उत्पादन की लागत में भी क्या होती है, कमी आ जाती है। अब आता है श्रेष्ठ नियंत्रण। यह प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक स्तर पर कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है और इसके फलस्वरूप प्रत्येक विभाग में व्यक्तिगत रूप से उन अधिकारों के आधार पर उन्हें जवाबदेह बनाया जा सकता है। अधिकार अंतरण एवं विकेंद्रीकरण में तुलना। मतलब हमारे जो अधिकार अंतरण है और विकेंद्रीकरण है, हम इसकी तुलना करते हैं। किस आधार पर करेंगे, तो पहला होता है प्रकृति कैसी है। तो जो अधिकार अंतरण है यह एक आवश्यक कार्य होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति समस्त कार्यों को स्वयं नहीं कर सकता। तो अधिकार अंतरण क्या होते हैं, कुछ अधिकार तुम्हें दे दी, कुछ तुम्हें दे दी, क्योंकि एक व्यक्ति पूरे कार्य या फिर समस्त कार्यों को अकेला नहीं कर सकता, तो वो स्वयं नहीं कर सकता, इसलिए यह जरूरी होता है, आवश्यक होता है। विकेंद्रीकरण क्या होता है, यह एक ऐच्छिक पहल है। मतलब इच्छा है, आपको देना है तो दो, नहीं देना तो नहीं दो। यह शीर्ष प्रबंधक के विवेकानुसार पर आधारित होता है। तो जो शीर्ष प्रबंधक होते हैं उनके विवेक पर यह आधारित होता है। दूसरा आता है कार्य की प्रकृति। जो अधिकार अंतरण होता है ये इसमें उच्च अधिकारियों का अधिकार नियंत्रण होता है। इसमें क्या होते हैं, जो उच्च अधिकार होते हैं, अधिकारियों के अधिकार होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, नियंत्रण हो जाते हैं, अधिक नियंत्रण होता है। अतः स्वाविवेक निर्णय लेने की स्वतंत्रता कम हो जाती है। इसमें वह स्वाविवेक से काम नहीं कर सकते, क्योंकि अधिकार तो तुमने दे दिया, तो स्वाविवेक से काम नहीं कर सकता। और विकेंद्रीकरण में क्या होता है, इसमें कार्य अधिकारी प्रबंधक के नियंत्रण कम हो जाते हैं। जो कार्यकारी प्रबंधक होते हैं उनके नियंत्रण क्या हो जाते हैं, इसमें कम हो जाते हैं और कार्य करने का जो अधिकार स्वतंत्र हो जाता है। जो अधिकार अंतरण होता है इसमें क्या होते हैं, जो उच्च अधिकारी होते हैं उनका अधिक नियंत्रण हो जाता है, उन पे क्या हो जाता है, अधिक नियंत्रण हो जाएगा।
और उनके स्वाभाविक निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो जाएगी अधिकार अंतरण के बाद। और जो विकेंद्रीकरण होता है, इसमें जो कार्यकारी प्रबंधक होते हैं उनके नियंत्रण कम हो जाते हैं, उन पर जो नियंत्रण था वो कम हो जाएगा और वह अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं। अब आते हैं स्थिति। जो कार्य अधिकार अंतरण की स्थिति है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका कार्य विभाजन द्वारा अनुसरण किया जाता है। कैसे किया जाता है? कार्य का विभाजन करके हम इसका अनुसरण करते हैं। और जो हमारे विकेंद्रीकरण होता है, इसमें शीर्ष प्रबंधकों द्वारा निर्धारित की गई नीतियों का परिणाम होते हैं। जो शीर्ष प्रबंधक हैं उनके द्वारा जो नीतियां बनाई गई हैं उस पर आधारित होता है। क्षेत्र क्या है? जो अधिकार अंतरण होता है इसका क्षेत्र सीमित होता है, क्योंकि इसकी सीमा उच्च अधिकारियों और उनके अधीनस्थों तक ही सीमित रहती है। तो अधिकार कैसे होते हैं? उच्च अधिकारियों के द्वारा अधीनस्थों को दिए गए हैं, तो सीमा क्षेत्र है, सीमित है। लेकिन जो हमारा विकेंद्रीकरण होता है इसमें क्षेत्र व्यापक होता है, क्योंकि इसमें अधिकारों का जो अंतरण होता है वह निम्न स्तर तक बढ़ता जाता है। अब आते हैं उद्देश्य। तो हमारे जो अधिकार अंतरण थे उसका उद्देश्य था कि इसका प्रयोग प्रबंधकों का भार कम करने के लिए बनाया गया था। जो प्रबंधक थे उनको बहुत सारा काम करना था, तो कुछ अधिकार दूसरों को दे दिए गए, तो उनका काम या भार कम करने के लिए इसको बनाया गया था। और जो विकेंद्रीकरण होता है इसका उपयोग अधीनस्थों की संगठन में भूमिका में वृद्धि करने के लिए किया गया था। जो अधीनस्थ थे वो संगठन के लिए ज़्यादा अच्छे से भूमिका उनकी बढ़ जाए, इसके लिए इसका निर्माण किया गया था। और इसमें अधिक स्वायत्तता देकर किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो अधिक स्वायत्त देकर उनको किया जाता है। इसके साथ हमारा यह कंप्लीट होता है संगठन। अब आते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन। पहला आता है, आयोजन में निम्नलिखित में से किस संगठन का या संसाधन का संगठन शामिल होता है? तो कोई भी आयोजन होता है, इसमें किस प्रकार के संसाधन संगठन शामिल होते हैं? तो मनुष्यों का संगठन होता है। तो सबसे कौन सा संसाधन इसमें मौजूद होता है? तो मनुष्य इसमें शामिल होते हैं। फिर आता है आयोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां, आयोजन कैसी प्रक्रिया है जहां पर क्या करना पड़ता है? इसमें मानवीय प्रयास समन्वित किए जाते हैं और संसाधनों को व्यवस्थित रूप से संचित किया जाता है। तो क्या किया जाता है? मानवीय प्रयास समन्वित किए जाते हैं और संसाधनों को व्यवस्थित रूप से संचित किया जाता है। विभिन्न लोगों की कार्य भूमिका के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। जो विभिन्न लोग होते हैं उनकी कार्य की भूमिका के मध्य कैसे स्पष्ट करना है? तो इसमें क्या होता है, यह अपव्यय को कम करता है। जो लोग होते हैं उनकी कार्य भूमिका के मध्य अंतर क्या होता है? यह अपव्यय को कम करते हैं, यह कम करता है। एक संगठनात्मक संरचना जिसमें सभी विभाग एक समन्वय प्रमुख को रिपोर्ट करते हैं, तो क्या है? तो ऐसा संगठनात्मक संरचना जिसमें सभी विभाग एक समन्वय मुख्य प्रमुख को रिपोर्ट देते हैं, तो ये होता है हमारा कार्यात्मक संगठन। कौन सा होता है? कार्यात्मक संरचना होती है जिसमें सभी जो विभाग होते हैं वह एक को रिपोर्ट देते हैं, तो कार्यात्मक संरचना होती है। निम्नलिखित में कौन सा संगठनात्मक खर्चा किफ़ायती है? तो इसमें से कौन सा संगठनात्मक खर्चा किफ़ायती होता है या ढांचा किफ़ायती है? तो ये है हमारा कार्यात्मक ढांचा एक किफ़ायती ढांचा होता है। किसी संगठन संरचना में अलग अलग व्यावसायिक इकाइयों तथा विभाग शामिल होते हैं। तो ऐसा कौन सा संगठन होता है जिसमें अलग अलग व्यावसायिक इकाई होती हैं और विभाग शामिल होते हैं? तो ये होता है हमारा कार्यात्मक संरचना और प्रभागीय संरचना। इन दोनों में अलग अलग व्यावसायिक इकाइयाँ होती हैं और अलग अलग विभाग होते हैं, दोनों ही। संगठन में प्राधिकार का स्वरूप कैसा होता है? जो हमारा प्राधिकार होते हैं उनका स्वरूप कैसा होता है? तो प्राधिकार के हमेशा ऊपर से नीचे होते हैं, ऊपर से नीचे की ओर होता है। आयोजन डैश की प्रक्रिया है। तो आयोजन क्या है? आयोजन गतिविधियों के निर्धारण की प्रक्रिया है, गतिविधियों के समूहन करने की प्रक्रिया है, कर्मचारियों के बीच औपचारिक संबंधों का निर्माण करने की प्रक्रिया है। उपरोक्त सभी निम्नलिखित में कौन सी आयोजन की विशेषता नहीं होती? तो आयोजन मतलब ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये क्या करती है? कार्यों का विभाजन करती है, नियंत्रण करती है उनको, और समान उद्देश्य होते हैं, लेकिन हमारा पूर्ण केंद्रीकृत नहीं होता। पूर्ण केंद्रीकृत कोई नहीं होता, कुछ केंद्रीकरण और कुछ विकेंद्रीकरण होता है, तो ये गलत है। नियोजन के बाद प्रबंधन का अगला कार्य क्या होता है? तो नियोजन के बाद दूसरा कार्य होता है नियुक्ति। क्या होता है? नियुक्ति। आयोजन होगा। आयोजन में डैश के निर्धारण की प्रक्रिया शामिल होती है। तो आयोजन जो होता है उसमें किस प्रकार की प्रक्रिया की जाती है या क्या निर्धारण की प्रक्रिया होती है? तो जो हमारा आयोजन होता है यह
क्या गतिविधियों का आयोजित किया जाना है, ये गतिविधियों को कैसे सामूहिकृत किया जाना है, अधिकार और जिम्मेदारियों का प्रतिमंडल कैसा होगा, यह सभी का निर्धारण करता है। तो आयोजन में क्या किया जाता है कि कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित की जानी है, गतिविधियों को कैसे सामूहिकृत किया जाना है, अधिकार और जो जवाबदेही होती हैं, जिम्मेदारी होती हैं, उनका प्रतिनिधिमंडल कैसे बनाना है, ये भी निर्धारित करता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्राधिकरण के प्रत्यायोजन का अर्थ क्या होता है। तो प्राधिकरण के प्रत्यायोजन का अर्थ होता है यह प्राधिकरण स्थानांतरण ऊपर से नीचे की ओर होता है। जो प्राधिकरण में क्या होता है, जो स्थानांतरण होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। डैश संगठन का आधार क्या है। तो कोई भी संगठन का आधार क्या होते हैं, कार्यों का विभाजन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन प्रक्रिया में शामिल होता है। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं होती। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में विभाग नहीं होता, बल्कि कार्यों का विभाजन होता है, कर्तव्यों का असाइनमेंट होता है और केंद्रीकरण होता है, लेकिन विभागीय नहीं होता। किसके द्वारा दी जाने वाली प्रमुख गतिविधियां या कार्यों के आधार पर उद्यम का विभाजन डैश के रूप में किया जाता है। तो किसके द्वारा दिए जाने वाली विभिन्न गतिविधियां या फिर कार्यों के आधार पर उद्यम का विभाजन किया जाता है। तो ये होता है हमारे प्रभागीय संरचना के आधार पर या फिर रूप से जाना जाता है। प्रभागीय संगठन संरचना के अंतर्गत विभागीकरण निम्न किन आधार पर किया जाता है। तो प्रभागीय संगठन संरचना के अंतर्गत विभागीकरण निम्न किन आधार पर किया जाता है। तो ये किया जाता है उत्पाद के आधार पर। कार्यात्मक एवं प्रभागीय संगठन संरचना डैश की श्रेणी में आती है। तो कार्यात्मक एवं प्रभागीय संरचना जो होती है वह किसके अंतर्गत आती है। तो ये आती है औपचारिक संगठन के अंतर्गत। संभागीय संगठन वहाँ अनुकूल होता है जहाँ पे संभागीय संगठन कहाँ पर अनुकूलित होगा, यह वहाँ अनुकूलित होता है जहाँ विभिन्न प्रकार के उत्पाद लाइनें होती हैं, अलग अलग प्रकार के उत्पाद की लाइनें होती हैं, व्यवसाय का आकार बड़ा होता है, जहाँ एक ही विनिर्माण तकनीक की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हमारे संभागीय संगठन अनुकूल होते हैं। तो बड़ा आवश्यकता नहीं होती, विभिन्न दो आवश्यक हैं, एक और दो सही होते हैं। जहाँ पर उत्पाद की लाइनें होती हैं और आकार बड़ा होता है वहाँ पर संभागीय संगठन की आवश्यकता होती है। डैश संगठन स्पष्ट रूप से जिम्मेदार है एवं अधिकारों का निर्दिष्ट करता है और उनमें विभिन्न गतिविधियों के बीच व्यवस्थित समन्वय स्थापित करता है। तो ऐसा कौन सा संगठन है जो कि जिम्मेदारी अधिकारों का निर्दिष्ट करता है, उनमें विभिन्न गतिविधियों के बीच व्यवस्थित समन्वय स्थापित करता है। तो ये होता है कौन सा, हमारा एक औपचारिक या फिर ऑफिशियल संगठन। डैश संगठन संरचना नियमों और प्रक्रियाओं पर आधारित होती है। तो जो हमारा औपचारिक होता है, ऑफिशियल होता है, वह संगठन नियम और प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक अधिक स्थिर संगठन है। तो कौन सा संगठन स्थिर होगा, तो ये होगा हमारा ऑफिशियल या फिर औपचारिक संगठन। निम्नलिखित में से समूह मापदंड किस संगठन में बनते हैं। तो जो समूह के मापदंड हैं वह किस संगठन के अंतर्गत बनते हैं, एक औपचारिक संगठन के अंतर्गत बनते हैं। निम्नलिखित में से किसी संगठन का ढांचा जानबूझकर नहीं बनाया जाता तथा यह पारस्परिक संबंधों से उत्पन्न होता है। तो ऐसा कौन सा संगठन है जो कि जानबूझकर नहीं बनाया जाता और पारस्परिक संबंधों में उत्पन्न होता है, इसे कहा जाता है अनौपचारिक संगठन। क्या कहा जाता है, अनऑफिशियल संगठन। डैश संगठन को आधिकारिक रूप से उनकी परिभाषित भूमिकाओं से परे लोगों के प्राकृतिक समूह के रूप में संदर्भित करता है। तो कौन सा संगठन है जो कि अधिकारियों को उनकी परिभाषित भूमिकाओं से परे लोगों के प्राकृतिक समूह के रूप में संदर्भित करता है। तो वो है क्या, अनौपचारिक संगठन। अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों ही संगठन के लिए परम आवश्यक हैं। तो अधिकार और उत्तरदायित्व किस प्रकार के संगठन के लिए परम आवश्यक होते हैं, तो ये होते हैं, सत्य है भैया, दोनों अधिक किसी भी संगठन को अधिकार और उत्तरदायित्व चाहिए होते हैं, ये आवश्यक होते हैं। केंद्रीकरण व्यवस्था में व्यवसाय से संबंधित अधिकांश निर्णय निम्न किसके द्वारा लिए जाते हैं। तो केंद्रीकरण व्यवस्था में व्यवसाय से संबंधित जितने भी नियम होते हैं वह हमेशा उच्च स्तर के जो अधिकारी होते हैं वो लेते हैं। कौन लेते हैं, उच्च स्तर के अधिकारी लेते हैं।
अब आते हैं हमारे अनौपचारिक संगठन की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जो अनौपचारिक संगठन होते हैं इनकी उत्पत्ति आपसी सामाजिक संबंधों के परिणाम स्वरूप हुई है। जो आपसी सामाजिक संबंध होते हैं उनसे बना है कौन, अनौपचारिक संगठन। फिर आता है केंद्रीकरण से तात्पर्य क्या होता है। केंद्रीकरण से तात्पर्य जो अधिकार होते हैं वह उच्च स्तर के पास रहते हैं। तो जो अधिकार होते हैं वो कैसे होते हैं, निर्णय लेने के जो अधिकार होते हैं वो सुरक्षित रखे जाते हैं केंद्रीकरण में। प्रबंधन का वह तंत्र जिसके द्वारा प्रबंधन अपना कार्य करता है। तो प्रबंधन किसके द्वारा अपना कार्य करता है, तो ये करता है संगठन के आधार पर। संगठन की विशेषता क्या होती है, तो संगठन क्या करता है, यह कर्मचारियों के अधिकारों की सीमा को स्पष्ट करता है, यह सही है। यह कार्यों और उत्तरदायित्वों के स्वरूप को निर्धारित करता है, सही है। यह सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है, तो ये भी सही है, उपयुक्त सभी। संगठन क्या करता है, कर्मचारियों के अधिकारियों की सीमा को स्पष्ट करता है, उनके कार्यों और दायित्वों के स्वरूप को निर्धारित करता है, उनके सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाए जाते हैं। वह साधन जिसके माध्यम से प्रबंधक अपने अधीनस्थों का निर्देशन करता है, नियंत्रण करता है और समन्वय करता है, क्या कहलाता है, तो वह साधन जिसके माध्यम से प्रबंधक अपने अधीनस्थों का निर्देशन करता है, नियंत्रण करता है, समन्वय स्थापित करता है, वो कहलाता है संगठन। क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। संगठन का महत्व क्या होता है, यह मानवीय व्यवहारों को प्रोत्साहन देते हैं, तो ये सही है। मानवीय जो व्यवहार होते हैं उनको प्रोत्साहन देता है, मनोबल में वृद्धि करता है, तकनीकी सुधार के अधिकतम प्रयोग करता है। तो जो तकनीकी सुधार होते हैं उनके भी अधिकतम प्रयोग करता है, उपयुक्त सभी हमारा संगठन कार्य करता है। कर्मचारी और अधिकारियों के मध्य आपसी संबंध के समन्वय में संगठन सहायक होता है। तो जो कर्मचारी और जो अधिकारी होते हैं उनकी आपसी संबंधों में समन्वय स्थापित करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, संगठन सहायक होता है, तो ये सत्य है। अब आता है, यदि उपक्रम या कच्चा माल कंपनी में अपने सही स्थान पर ना पाया जाए तो प्रबंधक के निम्न किस सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो कोई भी उपकरण है या फिर कच्चा माल है, कंपनी के जिस स्थान पर पहुंचना था सही स्थान पर नहीं पहुंचा है, तो यह कौन सी गड़बड़ हो गई, तो ये हो जाती है व्यवस्था संबंधी उल्लंघन या सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है। वह संगठन अनौपचारिक है जिसमें आपसी संबंध अज्ञानवश संयुक्त होने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये किसने कहा था, तो अनौपचारिक संगठन कैसा है, तो यह आपसी संबंध अज्ञानवश संयुक्त होने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये कहा था अपने चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा कहा गया था कि जो अनौपचारिक संगठन होते हैं वह अपने आपसी संबंधों के अज्ञानवश संयुक्त होने के लिए बनाए गए थे। गलत संगठन की संरचना व्यवसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उन्हें नष्ट कर देती है। तो यह कथन किसका था, यदि गलत संगठन की संरचना व्यवसायिक निष्पादन को रोक देती है और तथा उसे नष्ट कर देती है, तो ये किसने कहा था, ये कहा था डेकर के द्वारा, यह डेकर के द्वारा कहा गया था। एक उपक्रम को बदलने हेतु बाह्य वातावरण के प्रभाव को वहन करने के लिए संगठन संरचना में पर्याप्त लोच और अनुकूलता रखनी चाहिए। यह कौन सा कथन है, तो एक उपक्रम को बदलने हेतु बाह्य वातावरण में प्रभाव को वहन करने के लिए संगठन संरचना में पर्याप्त लोच या अनुकूलता रखनी चाहिए, ये क्या है हमारा, सही है। तो ये क्या है, सही है। संगठन संरचना को निर्धारित करने वाले संयोगिक घटक के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है, मतलब हमें गलत बताना है कौन सा गलत है। संगठन संरचना को निर्धारित करने के लिए जो संयोगिक घटक होते हैं तो इनमें कौन सा घटक गलत है, तो यह लक्ष्य एवं रणनीति संगठन संरचना के निर्धारित घटक होते हैं। मतलब कोई भी लक्ष्य और रणनीति संगठन संरचना के निर्धारित घटक होते हैं, तो ये सही है। एक उपक्रम का उत्पादन प्रणाली भी संगठन संरचना को प्रभावित करती है कि जो उत्पादन प्रणाली होती है वो भी हमारे संगठन को क्या करती है, प्रभावित करती है, तो ये भी सही है। बाह्य वातावरण संगठन का निर्धारण करने वाला संयोजक घटक होता है, तो ये क्वेश्चन गलत है, इनने कहा है नहीं होता, लेकिन ये होता है। बाहर के जो वातावरण का संगठन होता है वह संरचना का निर्धारण करने के लिए प्रमुख घटक होता है। अब एक उपक्रम के कर्मचारियों की आवश्यकताएं, आकांक्षाएं, योग्यताएं और मनोभावनाएं भी संगठन की संरचना को प्रभावित करती हैं, तो ये भी सही है। उपरोक्त तीनों सही है लेकिन हमारा सी गलत है।
अधिकार ऊपर से नीचे की ओर चलता है जबकि जवाबदेहिता नीचे से ऊपर की ओर चलती है, यह पाया जाता है। तो जो अधिकार होते हैं वह हमेशा कहाँ से, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, और जो जवाबदेहिता होती है वह नीचे से ऊपर की ओर जाती है। तो ये क्या है, ये क्रियात्मक संगठन में होता है। किसमें होता है, क्रियात्मक संगठन में यह संरचना देखने को मिलती है। वह संगठन जिसमें प्रत्येक स्तर पर प्रबंधक के अधिकारों, कर्तव्यों और उत्पादन दायित्वों की सीमा होती है, उसे क्या कहा जाता है। तो वह संगठन जिसमें प्रत्येक स्तर पर प्रबंधकों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्वों की सीमा होती है, उसे क्या कहा जाता है, औपचारिक संगठन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, औपचारिक संगठन कहा जाता है। इसके साथ आज का हमारा वीडियो होता है कंप्लीट गाइज। यदि आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।